एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं। मैंने सोचा न था। एक सेकंड भाई लोग, इन लोग सर आपका एक्सेस आधे घंटे से है ना सर? नहीं, लॉग आउट कैसे हो ही नहीं सकता सर। आप ये भूल गए लॉग आउट, ये आपने मेरे सामने भी ओपन किया। मैं कह रहा हूँ सर, ये सब काम पहले ही कर। अब मैं क्लास में खड़ा हूँ, बच्चे सुन रहे हैं। अरे ये बोल रहा हूँ, ये जो आप अब अभी कर रहे हो ना, ये वाला बोल रहा हूँ मैं आपसे। सर जल्दी करो सर, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे खड़े हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं। सहन से इन बात होगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी झुंझुना होल्डर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 1 5 epoxy painted to all of you। कमाल हो बेटा, वेट करें, ओटीपी आएगा अभी तो। और 5 मिनट और ले लो, इनको इनको कहता 5 मिनट और ले लो। एक सेकंड बेटा ना। चलिए 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 चलिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अर्ली लक्स बोल तो दिया आपको। तो लक्स जीरो क्या है? बोला तो था आपको। अर्ली लक्स बात करी सर से पहले अभी की, जब उस दिन कहे तो कैंसिल हो गया। करेंगे नहीं करेंगे, सब देख लो, हो जाए तो बढ़िया है। बच्चे जो जो जल्दी कोर्स करना चाह रहे हैं उनका जल्दी हो जाएगा। सारी बातें हुई, कई सारी बातें हुई। मैंने आपको कहा था उस क्लास में कि बात करेंगे सर से पक्का। और क्लास हुई आपकी, फिर हमने आधा घंटा बाद भी करी। फिर लॉन्च हुआ। लॉन्च में हमने, मैं और सलीम साथ में ही थे। देखते हैं, करेंगे शायद, मोस्ट प्रोबेबली करेंगे। देखो क्या, नहीं पता अभी वैसे। चलिए नमस्कार। पहले तो हम क्लास का चालू करें। हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पंखा इफेक्ट। देखो फिर समझते हैं। देखो यार, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। मैं अंदर से, मुझे भगवान सौगंध बहुत बुरा लग रहा है। मैं एक्चुअली देख रहा हूँ एक दो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके वो लिखते हैं ना कमेंट्स। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग वैलेंटाइन डे का हक डे मनाते हैं? वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लिखते हैं क्या करूं भैया, मेरा 11th ऐसा जा रहा है, क्या करूं भैया? के क्यूज, अभी आ रहा हूँ उस पर। के क्यू का शीट नहीं मिला? नहीं नहीं, हाँ ये एक ने लिखा ना। हाँ ये आर वाला नहीं, कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी नहीं। कम्युनिटी तो अपना है। आर वाला हाँ ये। उस पे मैंने अभी देखा, पिछले 6 महीने में इतना हेट जबरदस्ती मेरे लिए टारगेटेड है। मैं कभी चेक करता हूँ तो मैं देखा कि मेरे लिए इतना हेट टारगेट है जबरदस्ती का। मतलब कोई, मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये कब हुआ? मैं समझ रहा हूँ पीआर चलती है, कोई नहीं। मेरे को तो आज तक एक बात बताऊँ, मेरी पीआर हमेशा मेरे बच्चे रहे हैं 5 सालों के अंदर। सबसे पहला आता है जीओसी ना आना, दूसरा आता है नोट्स। मेरे साथ जीवन में पहली बार ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी कुछ बच्चों ने भेजा, तब मुझे देखा, मैं अच्छा ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले से जीओसी समझ नहीं आ रही। एक बच्चे ने लिखा है सर जीओसी समझ नहीं आ रही।
तो दूसरे ने पूछा तेरे को केमिकल बॉन्डिंग आती है? बोले नहीं। अब उस चीज का ठीकरा पूरा आर्य सर के ऊपर। अब आर्य सर क्या करे जब केमिकल बॉन्डिंग तेरे को नहीं आती? इफ यू डोंट नो द केमिकल बॉन्डिंग, देन हाउ एनी टीचर इन द वर्ल्ड is responsible for your GOC or any organic chemistry topic? Because without chemical bonding and periodic, you can never attempt the organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई सेंस ही नहीं है दोस्त। ये कचर पट्टी मचाई। दूसरी बात, कुछ लोगों ने जबर, देखो ये तो मैंने देखा उस पर चलता है, लेकिन ठीक है, एक ये हुआ। सेकंड चीज, नोट्स, सिस्टमेटिक ऑफ नोट्स। मैं कहा पहली बार जीवन में किसी ने सवाल उठाया, मैं कहा प्योर, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो नोट्स आप बना रहे हैं तो प्योर कोटा नोट्स। और ऐसा है कि आज आज जितनी भी चीजें हैं वो प्योर कोटा से ही तो चलती है क्या? आज सब जगह फैल गए वो अलग बात है, पहले तो यही था ना, शिक्षा की काशी, आज भी वही है। हाँ, वहां पर चीजें आप लोगों के हिसाब से डिजाइन की गई। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग क्या बच्चे हो, मैं आपको बताता हूँ। आज ये देखो, ये बुक है मेरे पास, ये बुक है क्लेडन, तो इस बुक क्लेडन, ठीक है। इस क्लेडन में कहीं पर भी हलोअल्केन्स हलोअरीज नहीं है। अगर आप, ये बहुत बेहतरीन बुक है ओलंपियाड, जेई, इन सब के लिए, आपको नहीं पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड, कन्फर्मेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर कहीं भी हलोअल्केन्स हलोअरीज नहीं है। हमेशा मैं उस चीज को प्रेफर करता हूं कि नोट्स जो है ना IUPAC। अच्छा एक बात बताओ, मैंने GOC पहले क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे पता है कि GOC, और आपको मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था कि ये थोड़ा टफ है, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। क्या आपको ये बात याद है किसी को? क्या मैंने ऐसे कोई टर्म्स यूज किए थे कि GOC में टाइम लगेगा अच्छे से करना? क्या इस बात को मैंने कहा था आप लोगों को? हाँ, इग्नोर ही किया है। मैं तो मानता ही नहीं हूं इन लोगों को, क्योंकि ये देखो क्या है ना, जिन बच्चों के पास अपनी जेई या नीट की जर्नी में इतना समय है कि वो X जगह जाएं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, Y जगह आए, फिर Z जगह जाएं, तो वो बच्चे ना तो कभी जेई मेंस कर पाते हैं, ना ही जेई एडवांस कर पाते हैं। GOC के टफ का तो मैंने आपको पहले ही कहा था, और ये मैं आपको पहले भी, अभी आप सोचिए 18 लेक्चर, भगवान सौगंध पहली बार किसी बैच में ले रहा हूं। 18 लेक्चर, 12 हुए, 6 और जाएंगे ये हफ्ता। 18 लेक्चर GOC के। क्या मैंने टाइम पास किया है? मैं हर चीज को 2-2 बार पढ़ा रहा हूं। 11वीं क्लास का बच्चा है, मैं इसको 9 में भी पढ़ा सकता हूं, 12 में भी पढ़ा सकता हूं, और 2 में भी पढ़ा सकता हूं, और 4 में भी पढ़ा सकता हूं। ये सब डिपेंडिंग ऑन क्या चाहिए। मैं इस बैच को बहुत सीरियसली पढ़ाया हूं। मैंने आपको पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं। जैसे इस साल मैंने मैंने अभी प्रयास और लक्ष्य की क्लास अभी छोड़ी है, आधा पौन घंटा पहले, उनको मैंने यही कहा कि लक्ष्य वालों ने इस बार बहुत तगड़ा, इस बार लक्ष्य जेई 2026 मेरा सबसे बेहतरीन बैच रहा है, क्योंकि उनको बहुत आराम से पढ़ाया और रेस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था। जो नेगेटिव PR थी वो तो निकल गई, एक टाइम के बाद निकल जाता है। आप लोग भी ध्यान रखना हमेशा। और उनको भी मैंने जाते हुए क्या बोली, मैंने कहा यार देखो, यूट्यूब या इधर उधर जा गंदगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं केवल बैच में आता हूँ, पढ़ाता हूँ, दैट्स इट। आपसे भी मैं यही कहूंगा। और आपको मैं इसका एक क्लिप दिखाता हूँ, सबसे बढ़िया बात उस बच्ची का, आप किस्मत देखिए, मेरे को भी आज ही मिली वो क्लिप। सुनना। समझ नहीं आ रहा है और मैं रोती हूँ। मैं लेक्चर देखते रोती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं 3-4 बार लेक्चर देती थी, और बाद में सर बोली थी कि आपको चाहे समझ ना भी आए, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ समझ नहीं आएगा, लेकिन छोड़ना मत इसको, क्योंकि 12th में यही फेस होगा। और वादा 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे शानदार था। कहाँ गया? मैं आप यही कह रहा हूँ, वो यही कहना चाह रही थी, IIT गांधीनगर में है मानी, वो यही कहना चाह रही थी कि सर मैंने 11वीं में, वो बोली सर मैं रोती थी, आंसू गिरते थे मेरे। विक्ट्री सेलिब्रेशन, विजय महोत्सव की बात है, आज से 20 दिन पहले। उसका यह कहना था कि सर मेरे आंसू गिरते थे, कुछ भी नहीं होता था मुझसे 11वीं में। आप लोगों को तो एक अलग लेवल पे
आप लोगों को तो एक अलग लेवल पे जाके चीजें इजी, बहुत प्यार से एकदम डील करवा रहे हैं। आप लोग मेहनत करो, और मैं चाहता हूं कि कभी भी ध्यान रखना, मेरा अर्जुना अभी लक्ष्य और प्रयास वालों को भी यही कहा, मैं कहा यूट्यूब कहीं आपको दिखे कोई नेगेटिव पीआर करता है, उनको पटक के टपक टपक मतलब रेपट मिला करो, क्योंकि ये तो काम है इनका पीआर कराना। अब अपन आते हैं, पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी मेहनत बहुत अच्छी करना, आप अपने हिस्से की मेहनत बहुत अच्छी करो। बाकी मैं आपको मोटिवेशन आज बीटीएस सेशन में दूंगा, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप खूब मेहनत करो। आपको लगता है आईयूपीएससी जब पढ़ रहे थे तो बहुत टफ लग रही थी, फंक्शनल ग्रुप, डीयू, आज अगर आप पढ़ के एक बार करोगे सवाल तो ऐसे निपटेंगे, ऐसे 101% कह रहा हूं। और 12th क्लास का सबसे बेस जो होता है वो यही है, आईयूपी जीओसी। इसके बिना आप भूल जाइए, विदाउट दिस कंप्लीट रिएक्शन क्लास 12th, आप इसके बिना भूल जाइए, विदाउट हाइड्रोकार्बन आप भूल जाइए कि आप कभी कर भी पाएंगे, है ना। 100% कह रहा हूं मैं आपको ये बात, ठीक है। चलिए, और जो नोट्स है बेटा, ये कोई आपको कह रहा है सिस्टमेटिक नहीं है, प्योर कोटा नोट्स है, प्योर कोटा, बिल्कुल तमीज यूपीएससी उसी सीक्वेंस के अंदर। आप क्या सोचते हैं ना, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है पहले नेमिंग ऑफ अल्केन, आप समझिए बेटा, नेमिंग ऑफ अल्केन। अब तू बता, तो अल्केन की नेमिंग सीखे, अल्कीन की सीखे, अल्काइन की सीखे, तुझे नेमिंग ऑफ अल्केन क्यों सीखना है? क्या तेरे पास जब सवाल आता है तो लिख के आता है कि अल्केन की नेमिंग है? नहीं ना, मिक्स क्वेश्चन आता है, तो वी डोंट नो क्या सवाल आएगा। हमेशा चीजों को मिक्स करके सीखे। आप समझिए, अगर मैं आज आपको केवल एक टॉपिक पढ़ाऊं, उसके 4 सवाल कराऊं, उसके उसके जैसे 4, तो आपको मजा तो बहुत आएगा, आपसे सवाल नहीं बनेंगे। इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, नेमिंग ऑफ अल्केन भी है ना, तो उसको ऐसे नहीं पढ़ना, नेमिंग ऑफ, मैं तो पढ़ाता, मैं तो मिक्स करो हमेशा, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए आगे जाकर। हमेशा गो फॉर इट, मेहनत करो। मैं तो इन नेगेटिव, मैं तो बहुत दूर रहता हूं, मैं अब तो चीज़ों से बहुत दूर हो चुका हूं। मैंने मेरा काम करना चालू किया, देखो 4 साल हो गए, लोगों ने बहुत कुछ बोला, रिजल्ट दिया, और रिजल्ट में आपको दिखता भी होगा, चाहे वो रैंक हो, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, कोई भी कॉलेज हो। एक बार मतलब तो समझो बात, आपके किसी सीनियर से जो वहां से निकला हो अपने यहाँ से, उससे पूछ लेना। हमेशा ध्यान रखना, अपने आप पे हिम्मत रखो, मेहनत करो। 18 लेक्चर अगर अपन ने लिए हैं तो बहुत आराम से, अब बकैती शुरू के 5 मिनट होती होगी या लास्ट के 5 मिनट होती होगी, बीटीएस चालू किया, अदरवाइज पूरा टाइम अपन पढ़ते ही हैं। आइए, लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। हाइपर कॉन्जुगेशन का रिवाइज कराऊं तो हमसे यहाँ अल्फा एच पूछे गए। अल्फा एच क्या होते हैं? अल्फा एच क्या होते हैं? अल्फा एच उनको कहते हैं जो लोग, हाँ भाई, अर्ली लक्ष्य, जैसे हम बात करते हैं ना अर्ली लक्ष्य और ये सब, मैं तो उस पर दिमाग लगाता हूँ कि इनका कैसे भला हो, सलाह अपन इसको स्टार्ट करें, जल्दी शुरू करें तो मजा आएगा, ये करें वो करें। चलिए आइए, तो अल्फा एच क्या होता है? अगर कार्बोकेटाइन की बात करें, या रेडिकल की बात करें, या बोरोन की बात करें, तो ये जहां पर है, इनसे जो अटैच्ड कार्बन है, ऊपर नीचे जहां पर भी है, उनको कहते हैं ये अल्फा कार्बन। अल्फा से जुड़े हुए को बीटा, हमें तो जहां खड़े हैं, मान लीजिए ये कैटायन है, इस कैटायन पे खड़े हो जाइए, इससे अटैच्ड ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा, 3 अल्फा कार्बन है, तो इनसे जुड़े हुए एच हमें ढूंढना है। ये एल्कीन है, तो एल्कीन के केस में 2 कार्बन आपके हो गए, ये भी और ये भी। इससे जुड़े हुए कार्बन वो भी अल्फा है, इससे जुड़े हुए कार्बन वो भी अल्फा है, ये अल्फा, ये अल्फा। सर ये वाला अल्फा नहीं, दोनों से एक ही है ना, ये अल्फा। 3 अल्फा कार्बन हो गए। यहाँ कितने एच है? 3। यहाँ कितने? 3। यहाँ कितने एच है? तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को शास्त्रों में अल्फा हाइड्रोजन कहा गया। तो 9 अल्फा एच आर प्रेजेंट, 9 अल्फा एच आर प्रेजेंट। समझ में आया दोस्त? 9 अल्फा एच आर प्रेजेंट, ये लिया गया, ये तो यहां से जुड़ा हुआ कार्बन ये, यहां से जुड़ा हुआ कार्बन ये, यहां 3 एच है, यहां 2 एच है, ये बीटा हो गया, ये अल्फा अल्फा हो गए, ये बीटा हो गया, तो 3 और 2 5 अल्फा एच। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया? और क्या आप लोगों ने डीपीपी 5 देखी थी? इसमें अल्फा डीपीपी 5 ही थी ना, जहां पर अल्फा। सर जीओसी बेटा अब दूंगा, जीओसी के मॉड्यूल से होमवर्क आज दूंगा। मेरा ऐसा मानना था कि इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर हो जाए बच्चों का, वो रिवाइज करके आए। देखो बेटा, आपके पास बहुत अच्छा समय था, शनिवार, रविवार, आज सोमवार, आप नहीं करते, आपकी मर्जी। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉपी लेके जाइए, रिवाइज करिए फटाफट फटाफट। यार जो हाइपर में अल्फा देखते हैं, रेजोनेंस में ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे तीनों पी है,
रेजोनेंस करेगा, ऐसे होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एरोमेटिसिटी क्या होती है आप देखिए, है ना। तो ये हो गया था 2 2 4 2 6। ये वाले की बात करें 210 की, ये अल्कीन आपकी है। इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन एक उधर है अल्फा, एक इधर है अल्फा, इससे ये अल्फा। तो यहाँ कितना है? 1, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 2, तो 5 आया बेटा, 5 आया। रिवाइज सर, बहुत बढ़िया। के क्यू में मजा आया? के क्यू थोड़ा इजी था क्या? के क्यू कैसा लगा? ईमानदार, जिन लोगों ने किया हो, नहीं किया, इट्स देयर चॉइस कि नहीं किया, कोई इशू नहीं है। मेरा मानना है के क्यू करना चाहिए था अगर आप कॉन्फिडेंट है तो। के क्यू किया आप लोगों ने? किसी ने के क्यू कट्टर एडवांस सेशन किया आप लोगों ने? झूठ नहीं, सही सही बताना है। तो हाँ, 0 तो अपन ने लास्ट क्लास में किया ही था इसका 0। लेकिन ईमानदारी से बताना, क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्या? ये अल्फा, अल्फा 1 2 1 2 6 मोस्टली हो रहे थे, सवाल हो रहे थे, मॉडरेट था। हाँ, बहुत टफ नहीं था ना। टफ नहीं, देखो इससे टफ मैं आईयूपीएससी में कुछ नहीं कर पाऊंगा टॉपिक पर। अभी जीओसी है, तुम्हारा तेल निकल जाएगा शरीर का, तुमसे सवाल नहीं बनेंगे उसमें। जीओसी में तुमसे तेल निकल जाएगा। ये हफ्ता पूरा का पूरा एप्लीकेशन है, जो आपने 12 लेक्चर पढ़ा है उसका पूरा एप्लीकेशन ये है, आगे वाला पार्ट। वाट लग गई थी, नहीं भी हुआ हो तो अभी 26 जनवरी की छुट्टी आएगी। देखो अब आपको मौके ढूंढने हैं। लॉन्ग वीकेंड आ रहा है अब वापस से 25-26, तो 24 भी अपनी क्लास हो जाएगी, उसके बाद 24-25-26 आराम से कंप्लीट करो ना, है ना। ये लीजिए, मेहनत करो मेरे भाई। ये लिए बेटा, है ना। 1 2 3 4 अल्फा 0 1 3 3 3 3 6 और 1 7 है, 7 हो गया। यहां प्लस है, ये अल्फा है 3, ये अल्फा है 1। अब ये बीटा हो गए दोनों, ओनली 4 हुआ बेटा। ये सवाल हुए बेटा, सवाल हुए। ये बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, एक बार वापस बता दूंगा और उसको फिर पढ़ा रहा हूं। चलिए, एच एस इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड, ये अपन करते हैं। अल्टीमेटली अल्फा एच ही ढूंढने हैं। चलिए अल्फा एच कर ले, ट्राई कर ले, करें आओ। इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये 2 3 2 3 2 5 और 2 7। इस कैटायन के लिए बेटा ये 3 1। अब ये बीटा है, ये बीटा है, ये गामा है, अल्फा से जुड़े हुए कार्बन, समझ में आया दोस्त। तो 3 और 1 4। कमेंट बॉक्स में आपसे मैं ये चारों पूछूंगा, ठीक है ना। आपसे तो मैं ये चारों पूछूंगा, यहां प्लस लगाया था ना मैंने, हाँ ठीक है। आपसे ये चारों का आंसर पूछूंगा अभी एक साथ, है ना। एक बार ये कर लेते हैं, ये तो अपने किया ही था। 3 2 1 6, ये अपन कर लेते हैं, उसके बाद पूछूंगा आपसे। ये प्लस के लिए ये ये 2 2 1 5। कमेंट बॉक्स में इन चारों का आंसर बताइए। इसका आंसर 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2 है, तो 2 2 2 2 लिखिए, बताइए। अदीबा खान चले जाइए, अदीबा खान आप जैसे भी हैं, आप स्पैमर हैं, चले जाइए प्लीज, चले। मैं चाहता हूं मेरा बैच ये बने, प्योर बने, पढ़ने वाले लोग हो, खुशनुमा लोग हो, जो मेहनत करना चाहते हैं, सवाल कम बने। मैं हमेशा इंस्पायर्ड होता हूं जब बहुत सही सुनता हूं, जब मैं सुनता हूं, मेरे को बता, मेरे को एकदम इत्तेफाक देखिए। फिर मैंने कल विपिन से हम सब साथ थे, मैंने विपिन से पूछा इसको कैसे डालते हैं यूट्यूब पे, कैसे इसको एडिट करते हैं, वो मैंने उसको पूछा, तो फिर मैंने उसको इंस्टाग्राम पर डाल ली। सिंपल सी बात, मतलब बुरे से आंसू गिरते थे मेरे, रोती थी, आंसू गिरते थे, तो करना पड़ेगा मैंने। आप तो उस कंडीशन में तो नहीं हो ना आप लोग। फिर 4 6 10 8 आई डोंट नो, देखते हैं। ये अल्काइन मेरी है, ये अल्फा, ये अल्फा 3 और 1 4। कैटायन मेरा है 3 2 1 4 6 10 8। ये अल्किन बेटा, ये 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 3 2 2 3 6 और 4 10। ये अल्किन 2 2 2 2 8 4 6 10 8।
दैट इज अ सिंपल थिंग। 4 6 10 8। गुड वन, बहुत बढ़िया, आप कर पा रहे हैं, ये आपकी एक उपलब्धि है। चलिए ये वाला एक बार बता दूं आपको, मैंने इसमें क्या सिखाया। मैंने इसमें आपको ये सिखाया था कि वैकेंट अगर सामने दिख रहा है, मान लीजिए मेरे पास बोरोन आ गया, तो मुझे पता है कि वैकेंट पी है, कार्बन पे प्लस आ गया, वैकेंट पी है, कार्बन डॉट है, मुझे पता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला पी वैकेंट है मेरे पास, तो मुझे पता है कि यार ये यहां दिख रहा है। अब ऐसे सवाल जहां पर देखो कुछ नहीं, अब आप यहां पे सर, हाँ आपके दिमाग में क्या आता है, सर ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ओ पे माइनस सी पे प्लस, देखो वैकेंट हो गया। अरे तो ओ पे माइनस सी प्लस कैसे ले आए? अगर आप इस तरीके से कहा, देखो कोई बात जिनसे नहीं हुए मुझे कोई टेंशन नहीं है, सीखना कि अगर आप इस तरीके से बॉन्ड तोड़ के माइंड, एक तरह से क्या, इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है, फिर तो सर रेजोनेंस भी वही हुआ। अगर आप ढंग से सोचें, हमने रेजोनेंस में क्या किया, इस एन ने लोन पेयर दिए और ये बॉन्ड टूटी, यही आपने सीखा। ये ऐसे डबल बॉन्ड NH2, ये प्लस और ये माइनस। अब मैं आपसे पूछता हूं, इसने अपने लोन पेयर कहां दिए? सर हमने बॉन्ड तोड़ी थी, प्लस और माइनस, वो एक आपके समझने के लिए था। सत्य में, रियलिटी में इसने लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन कहां दिए? यहां तो कोई वैकेंट है नहीं क्योंकि तो न्यूट्रल है, 4 बॉन्ड बनी हुई, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर वैकेंट कौन है यहां पर वैकेंट कौन है? समझ में आया दोस्त? अरे हाँ सर यार, ये तो हमने किया था, हमने ये कर दिया, हमारे आंसर आ गए, इट्स रियली गुड। बट एक्चुअल सत्य क्या है? सत्य ये है कि यहां पे इसने लोन पेयर दिए, हाँ पाई स्टार, तो सर इसका मतलब यहां कोई वैकेंट तो है नहीं, ऐसे डायरेक्ट वाला प्लस वाला ऐसा वाला। तो इसका मतलब अगर मुझे इफ आई वांट टू बॉन्ड ब्रेक करनी है, बॉन्ड तोड़नी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एंटी बॉन्डिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। कौन सी बॉन्ड तोड़नी है? पाई बॉन्ड तोड़नी है, तो पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग, मतलब पाई स्टार, स्टार रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग। तो इसने अपने लोन पेयर दिए पाई स्टार में और ये बॉन्ड यहां से टूट गई, दैट इज अ रियलिटी। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़े तो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ। बॉन्ड ऑर्डर कम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स में 2 एटम कम हो गई। मजा आया? क्या आपको अब समझ में आया कि अच्छा हम वहां पर भी यही कर रहे थे, हम रेजोनेंस में भी यही यूज कर रहे थे, बट पूछा नहीं गया, हमने कभी सोचा नहीं कि सर आपके मन में बात ही नहीं आई, सर आपने ऐसे ऐसे बॉन्ड तोड़ दी, सर आपने, आपका मन हुआ, मेरे मन को भाया, मैं बॉन्ड तोड़ खाया, ऐसा नहीं होता सर। आपने कुछ तो सोच के ऐसा बोला होगा, कुछ तो सोच के बोला होगा, बॉन्ड तोड़ दी, कैसे तोड़ दी सर? अगर इस तरीके से बॉन्ड टूटने लगी तो फिर उस कंपाउंड का एग्जिस्टेंस कहां रहा? समझ में आया दोस्त? दैट इज अ सिंपल थिंग, वेरी गुड। तो यहां पर आपका आंसर लिखते हैं, यहां तो हमारे पास डायरेक्ट वैकेंट पी दिख रहा है, पी वैकेंट। यहां पर अब सर कैसे पता लगाएं? तो अब देखो हुआ क्या, आपको ये देखना पड़ेगा हुआ क्या। पाई बो अच्छा पाई बॉन्ड तोड़ी और OH यहां पर OH क्यों जुड़ा? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड पहले से ये, हाँ ये तो हो ही रखा होगा, पार्शियल चार्जेस, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन सब शिफ्टेड, इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो हो ही रहा है ना? तो ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसके पाई स्टार पे, समझ गए? ये और बॉन्ड यहां से टूटी, ये तो यहां पर वैकेंट कौन सा हुआ? पाई स्टार वैकेंट। कौन सा पाई स्टार? किसका पाई स्टार? sp2 कार्बन का, sp2 कार्बन का। हाँ नितिन कह रहा है सर इसमें फिर NH इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, एग्जैक्टली इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, यही हुआ, यही हुआ। मजा आया? एक बात पूछूं आपसे, थोड़ा सा और दोहा निकालो सर, सिग्मा स्टार लेकिन कैसे हुआ? बता रहा हूं, आता हूं, ये रहा सिग्मा स्टार का सवाल, ये है यहाँ पे है, डोंट वरी, तू टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरे को सब बताएगा, तू बता। हाँ क्या बता रहा था मैं? हाँ ये बता, मुझे बढ़िया सवाल पूछता हूँ, दुआ निकालता हूं। ये पाइबोन जो टूटी, पहले से टूटी हुई थी या किसी और के आने की वजह से टूटी? ये पाई बॉन्ड किसी और के आने से टूटी या पहले से टूटी हुई थी, माइनस प्लस हो रखा था? हाँ बताओ। सर आपने नोट्स में नंबरिंग कैसे कर रखी है दोस्त? ये बीबी की नंबरिंग है, किसी के आने की वजह से, मतलब पहले पोलराइजेशन प्लस माइनस तो नहीं था, कोई आया तो उसके आने की वजह से हुई, किसी के आने की वजह से कौन सी पाई बॉन्ड टूटी? पाई बॉन्ड, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाँ
दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक टेम्पररी इफेक्ट। अब आपको फील दिलाता हूं, मुझे अच्छा ये लिखवाऊंगा, आगे आगे पढ़ाऊंगा, पर अभी आज सब पढ़ा दे रहा हूं मैं। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी क्यों बोलते हैं इसको? अब आपको समझ में आया कि वाई इट इज टेम्पररी। ये टेम्पररी क्यों है? क्योंकि सर किसी और के आने की वजह से बॉन्ड टूटी। पहले बॉन्ड में केवल डेल्टा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट था, प्लस माइनस, पर बॉन्ड का टूट जाना किसी और के आने की वजह से हुआ। सो इस वजह से हमें यह कहना पड़ता है। समझ में आया दोस्त? अब आप मुझे बताएं, मुझे नहीं पता प्लस ई इफेक्ट कौन कर रहा है। एक बार अपने लॉजिक से बताइए, बाद में मैं समझा दूंगा। और माइनस ई कौन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 216 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 216 की बात करूं तो 216 में आप बताइए प्लस ई कौन कर रहा है और माइनस ई कौन कर रहा है? प्लस ई मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, कौन है? OH। इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये प्लस ई हो गया। क्या हुआ दोस्त? प्लस ई। OH माइनस इज अ प्लस ई, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये जो CrCO3, ये माइनस ई कौन हुआ? CH3 ना, CH3CO3, उसमें भी कौन हुआ? ये कार्बन। ये दिस कार्बन विल शो माइनस ई इफेक्ट। मजा आया? फील आई? अच्छा ये था क्या सर? बिल्कुल यही था। इस सवाल में क्या कोई बॉन्ड पहले से टूटी हुई है क्या? इसमें हुआ क्या? Cl हटा, Cn लगा, मतलब Cn आया होगा फिर से हटा होगा। यहां पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस से पहली बात तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए कहां पर? इसने इलेक्ट्रॉन दिए कहां पर? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं CH3 को, Cl हट गया। कैसे, कहां दिए होंगे? तो क्या मैं कह सकता हूं सर अगर मुझे ये वाली बॉन्ड तोड़नी है, नहीं भी आया हो तो टेंशन मत लो, अभी बताता हूं तेरा भाई, रुक जा भाई, तेरे नहीं है तो तू क्या रोता रहता है? पहली बार में जीवन में सब समझ लेगा क्या है? पहली बार में सब समझ जाएगा। अरे वाह, ओपी अब समझता है नहीं चीजों को, इतनी अपर लेवल की। ये रिएक्शन मैकेनिज्म है साला, ये क्या है? ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म है, तुमको यहीं पे डील करवा रहा हूं। थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं, नहीं आया नहीं, धीरे धीरे आएगा भाई। इतना आसानी से हो जाता तो फिर दुनिया में। ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तुम्हें मेरा डांटना बुरा लग सकता है, कह रहा सर डांटते बहुत। अबे डांटते हैं क्योंकि प्यार करते हैं। हमें लगता है कि तुम थोड़ा पेशेंस रखो। ऑनलाइन में बैठे हो तो लगता है कि सब अभी इंस्टेंट हो जाए। पेशेंस रखो, साथ चलो, चलते रहो, मजा आएगा। एक टाइम बाद कहोगे सर हो गया। ये Cn ने इलेक्ट्रॉन दिए, कहां दिए? इस कार्बन के। सर कार्बन की क्लोरीन के एंटी बॉन्डिंग में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसको जरूरत नहीं है, जरूरत इसको है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इसके एंटी बॉन्डिंग में। तो यहां पर आएगा सिग्मा स्टार वैकेंट ऑफ कार्बन, कार्बन के सिग्मा स्टार में। क्या आपको समझ में आया? क्या क्लास में बहुत लोगों को समझ में आया? इसके सिग्मा स्टार में इसको फील दिलाऊं तो ऐसा कुछ होगा। ये सिग्मा स्टार, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो क्या मैं कह सकता हूं ये रहा Cn माइनस। तो ये Cn माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये वाली बॉन्ड यहां से टूट रही है। ये दे रहा है, वो जा रहा है। हेलो अल्केन्स, हेलो अरेन्स, क्लास 12th का पहला चैप्टर, उसका सबसे मोस्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सीरियसली, दैट इज द पार्ट सिग्मा स्टार। सर हमें कैसे पता लगा कि सिग्मा स्टार आंसर होना चाहिए? हमने जब ये देखा कि यार बॉन्ड क्या ये पहले से टूटी हुई है क्या? नहीं टूटी है, किसी ने आके तोड़ी है, इसने आके तोड़ी है। अच्छा ये कौन सा इफेक्ट हुआ यहां पर? वहां पिछले वाले सवाल में पाई बॉन्ड टूटी थी, तो हमने कहा इलेक्ट्रोमेरिक। सिग्मा बॉन्ड को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड के टूटने को इसको कहते हैं इंडक्टोमेरिक, इसको बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। दिस इज नोन एज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। व्हाई इट इज अ टेम्पररी? क्योंकि किसी और के, मतलब इस Cn माइनस के प्रेजेंस में ऐसा काम हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? दिस इज अ इंडक्टोमेरिक इफेक्ट।
इंडक्टोमेरिक इफेक्ट क्या हुआ, किसी और की वजह से ये बॉन्ड पोलराइज हुई, टूट गई, इसको कहते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इसने इलेक्ट्रॉन दिए ये प्लस और इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये माइनस। क्या अब समझ में आया? ओए यस ब्रो। इसीलिए पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म इज द इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। जहां किसी और की प्रेजेंस में बॉन्ड्स टूट रही हैं, जुड़ रही हैं, इस प्रकार की कहानी हो रही है। सो इंडक्टो क्यों बोला? क्योंकि इंडक्टो इज डिफाइंड फॉर सिग्मा और एंड इलेक्ट्रोमेरिक इज डिफाइंड फॉर पाई। अगर पाई बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रोमेरिक, सिग्मा टूटे तो इंडक्टोमेरिक। समझ में आया? सही सही बताना, समझ में आया क्या? सर बेंजीन के एचएस वाली बात समझ, अभी वापस बताता हूं। अभी एक चीज लिखवानी है आपको, याद है CH, CD, CT वाला, वो आइसोटोपिक, वो लिखवा के फिर बताऊंगा। अभी आके टेंशन मत लो। ये लिया, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो यहां गया आयोडीन, इससे जुड़ गया, ये कैसे हो सकता है? पहले आप बताइए, फिर मैं इस पर बात करूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आयोडीन ने सी, देखो आई जो है वो Cl से जुड़ गया, क्या हुआ? ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए। सर अगर ट्रिपल टूटे तो? राज बाबू जितने भी लोग, भाई आएगा भी आएगा, रुको आगे, रुको रुको अभी और सवाल कराता हूं, बताओ। हाँ, क्लोरीन के पास ऐसा क्या है जिसने, उसने नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन ले लिए? ये कैसे हो सकता है कि क्लोरीन के पास, इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन के आई से जुड़ने का मतलब है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए आई से। कैसे ले लिए? वैकेंट डी। तो यहां पर जो इन्वॉल्व हुआ वो है डी वैकेंट ऑफ क्लोरीन। क्या आपको समझ में आया? सच से बताना, क्या आपको समझ में आया? ये बताओ, बेहतरीन सवाल, मेरे को बहुत पसंद है ये सवाल। देखो पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? आराम से सोच के बताइए, इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? आपको और सवाल करना है, मैं आपको और प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन मत ले अभी। पर एक बार बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? कार्बन क्या दे रहा है अपने? कार्बन क्या दे रहा है? दे क्या रहा है? क्या दे रहा है? क्लोरीन दे रहा है। वाह बेटा वाह। मतलब ये जो गए हैं ये ऐसे ही है। इस एरो का मतलब क्या होता है? इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए। बेवकूफ, Cl बोल रहे हैं भैया, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने लिए, तो दे कौन रहा है? कार्बन। बेवकूफ लोग, क्लोरीन कैसे बोल रहे हो? तुम्हें समझ ही नहीं आता है, मतलब बने ही नहीं उस चीज के लिए। भाई सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 100 बार समझा दिए एक ही चीज को। पाई BMO, यस, ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो पाई BMO, यस 100% सही है, क्योंकि फिल्ड कह सकते हो, फिल्ड जो भरे हुए हैं, जो भरे हुए हैं, ये कहां जा रहे हैं? ये बताओ, मान जाऊंगा तो मैं, बताओ। ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जा रहे हैं, ये बॉन्ड यहां से टूट गई, कहां जा रहे हैं ये बताओ, मजा तो इसमें आएगा। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वहां जा रहे हैं, पाई फील्ड कहां जा रहे हैं? Cl के पास। गलत, मतलब यहां से इसने इलेक्ट्रॉन दिया, Cl को दिए। यूं आप जो Cl कह रहे हो, इसका मतलब आप कह रहे हो वैकेंट डी, इसका मतलब क्या हुआ? इसने अपने इलेक्ट्रॉन सीधे Cl के वैकेंट डी में दिए। आप ये कहना चाह रहे हो ना, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो पाई इलेक्ट्रॉन गए Cl के वैकेंट डी में, इतना उड़ के गई हूं। बताओ, कोई बात नहीं, बताओ आप क्या बोलूं, बताओ। मतलब आप थोड़ा दिमाग तो लगाओ कि ये इलेक्ट्रॉन यहां गए क्लोरीन के क्लोरीन के वैकेंट डी में, कैसे पॉसिबल है? ये तो यहां गए हैं इस कार्बन के पास, जैसे ही अपने इसने अपने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए हैं, ये कार्बन ने ये वाली बॉन्ड तोड़ दी। क्यों तोड़ी? तो ये क्यों नहीं, कोई भी एक तोड़ लो, बराबर है। 3 बार होगा ऐसा, एक बार ये देगा, ये टूटेगा, फिर ये देगा, फिर ये टूटेगा, 3 इसके वो बनेंगे स्ट्रक्चर। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दिए इसके, ये बॉन्ड यहां से टूटी, तो ये क्लोरीन के डी में कैसे चले गए? इस कार्बन को दिए, इस कार्बन के पास वैकेंट है क्या? तो इस कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं दिख रहा मुझे, वैकेंट पी या वैकेंट डी नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब अगर ये वाली बॉन्ड तोड़ी है सिग्मा वाली, तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ी है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ डालने पड़ेंगे? एंटी बॉन्डिंग में। ये इलेक्ट्रॉन गए हैं ये सिग्मा स्टार, ये गए हैं सिग्मा स्टार में, और ये बॉन्ड यहां से टूटी,
कार्बन के सिग्मा स्टार में। बस अब मैं आपको इससे ज्यादा बताऊंगा भी नहीं। सिग्मा स्टार वैकेंट sp3 कार्बन है ना, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा स्टार में और बॉन्ड यहां से टूट गई। ये है। आप बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन जब हमने किया था एल्कीन का, तो नोट्स मत पलटिएगा, बताइए, दिमाग लगाइए। ये इलेक्ट्रॉन गए थे, ये किसने किसको दिए थे मैं भूल गया, आप बताओ। सर हम लोग नंबरिंग कैसे करें, जैसे मैं दे रहा हूं वैसे करो नंबरिंग। क्यों तुम्हें, क्योंकि सॉल्यूशन में ऐसे बता रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, तो फिर तुम क्यों जबरदस्ती अपनी नंबरिंग करते हो? मेरी नंबरिंग है वही फॉलो कर लो, क्या फर्क पड़ता है? और इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है क्या? स्कूल की लाइफ से बाहर निकलो बेटा। अब वो सब चीजें छूट चुकी है, वो सब जो था ना पुकी बना जो था, जो आपका वो था ना, वो सब चीजें छूट चुकी है बेटा। अब मेहनत बहुत करनी है, 11वीं क्लास है बेटा। सिग्मा मतलब इसमें ये हुआ था ना कि सिग्मा से पाई स्टार में गए थे ना, एच ने सी को मतलब पूरे मतलब सिग्मा ने पाई स्टार को ना, सिग्मा टू पाई स्टार गए थे ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन गए पाई स्टार में। यहां क्या हो रहा है, एच ने सी को मतलब, ये तो ठीक बात है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन गए पाई स्टार में ना, यहां पे क्या हुआ, पाई से सिग्मा स्टार या सिग्मा से पाई स्टार। क्या मैं कह सकता हूं कि इसका जस्ट उल्टा है? क्या मैं कह सकता हूं जो हाइपर कॉन्जुगेशन में हुआ उसी का रिवर्स यहां हो रहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो वहां हो रहा था उसका जस्ट रिवर्स यहां हो रहा है? बताइए, क्या मैं कह सकता हूं? वहां सिग्मा से पाई स्टार जा रहे थे, यहां पाई से सिग्मा स्टार जा रहे हैं। इसको कहते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने तुमको रिवर्स हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ाया, मैंने तुमको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सिखाई है। इस वरना मैं आपको अलग से हेडिंग डाल के लिखवाता, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये आज तक ओनली इन CCl3 पाया गया है। केवल और केवल CCl3 के अंदर इसको देखा गया है। माइनस एच इफेक्ट, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं पता है, माइनस एच इफेक्ट। जब अल्फा एच जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लस एच इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ले रहा है CCl3, तो ये माइनस एच इफेक्ट। माइनस एच तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये सारी बातें तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तुम्हारे सिलेबस में केवल ये है। और मेरा भी कहने का मतलब यही, मैं तुमको बॉन्डिंग सिखाऊं। मेरे भी आप लोगों को सिखाने का लॉजिक था केवल केवल बॉन्डिंग, कौन कहां जा रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, इन बातों के ऊपर। समझ में आया दोस्त? केवल और केवल CCl3 के द्वारा ये इफेक्ट देखा गया है और किसी के द्वारा ये इफेक्ट नहीं देखा गया है। नोट्स लिखने का टाइम बराबर देता हूं दोस्त, अब तो इसमें तो आराम से लिखवाता हूं, सुना दोस्त। अब ऐसे और सवाल करने हैं? क्या आपका मन है एक दो सवाल और करें ऐसा? क्या आपका मन है एक दो सवाल इलेक्ट्रॉन किसने किसको दिए ये सीखें आप? मन है तो बताइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो आगे बढ़ जाएंगे। यस सर, चलिए ट्राई मारते हैं। सर ये तो बीबी में नहीं है, नहीं होगा बीबी में, कैसे होगा ये? बताइए, पहली रिएक्शन में आपको ये बताना है कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या होगा मतलब, आप बताइए, मैं बाद में बात करूंगा। ये सब पता क्या है, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये सब क्या है बेटा, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म जो आप देख रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, ईमानदारी से ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो आप हमें यहाँ क्यों सिखा रहे हो? मैं आपको यहाँ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग सिखा रहा हूँ, मैं आपको रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है नहीं सिखा रहा हूँ। पाई ने, ठीक है,
पाई ने एस, वैकेंट एस, एच को, एच प्लस को, मतलब पाई ने इलेक्ट्रॉन दिए। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। और क्या मैं अगर ये एरो ऐसे घुमा रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे? मतलब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है एच प्लस को, मानते हो क्या? मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को पता नहीं क्यों पता नहीं, इस बार पता है, मैं आपको एक बात बोलूं, भगवान कसम, मेरे मेरे मन की बात जो मुझे लग रही है, इस बार जो बच्चे इस बार सीरियस रहेगा ना, वो 12th में भी अर्ली में फोड़ देंगे। जो बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेकर, सीरियसली देख लेना, रिजल्ट की बौछारें होंगी इस बार लग जीरो, देख लेना। मैं आज तुमको मुंह पे कह रहा हूं ये बात, क्योंकि जो बच्चे सीरियस हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। और लिटरली भगवान सौगंध, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, कसम से मजा आ गया, शानदार। आप ये कह सकते हो पाई फील्ड, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो फील्ड है सीसी वाले sp2 वो जा रहे हैं 1s वैकेंट एच के, है ना? यही आप कहना चाह रहे हैं मुझसे? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक और चीजें सवाल पूछो, एक और पूछो। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है? क्या मैं कह सकता हूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है? बताइए। गुड वन है, मजा आ गया, फील आ गई, मेरे को फील आ गई यार। यस सर। कैसे, कौन, कहा, क्या, मतलब कौन सा इलेक्ट्रो? यस, आपने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैं लिखूंगा, 100% लिखूंगा। यस, इट्स ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अगर आपने मुझे ये कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, तो आप मुझे ये भी बताएंगे कि प्लस ई कौन है, माइनस ई कौन है? बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, जबरदस्त, मन खुश कर दिया एकदम, जबरदस्त, एक तरफा, एक तरफा। ये कहीं पे भी नहीं पढ़ाता हूं मैं, आप जाके चेक कर लेना, कहीं पे भी नहीं पढ़ाता हूं मैं। एयर में शायद अगर पढ़ाया हो तो पढ़ा हो कभी, इम्पॉसिबल है। मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों, बताओ। साइक्लोहेक्सिन, बेंजीन मत बोलो। हाँ, वेरी गुड। कि सर, जो आपका जिसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो H प्लस हो गया आपका माइनस ई, H प्लस हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, H प्लस हो गया माइनस ई। और बेंजीन, सॉरी बेंजीन भूल गया, तो मतलब साइक्लोहेक्सीन, एल्कीन बोल दो, एल्कीन, इतना बड़ा लिखा, एल्कीन, एल्कीन लिख दो, एल्कीन, एल्कीन विल बी शोज एज ये हो जाएगा आपका। मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये हो गया आपका प्लस ई इफेक्ट, ये हो गया आपका माइनस ई इफेक्ट। मजा आया? इसकी प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटी। गुड वन। चलिए अगला ट्राई करो, अच्छा सवाल है, सही में बहुत बढ़िया सवाल है। बताइए। वैकेंट ही गलत, आप ये देखो। अच्छा, एक सेकंड, अच्छा सॉरी, मेरी भी गलती, मैंने एरो नहीं बनाया। अब ट्राई करो, अब ट्राई करो, ट्राई करो। हाँ, मैंने इन सब में तो बनाया ही था, भूल गया मैं। हाँ बताइए, अब बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताने की कोशिश करिए, कोशिश करिए। ट्राई करिए, मजा आएगा अगर तुम लोग सही कर दो, अच्छा लगेगा, और क्या है। मैम इसमें एक चीज देख लेना, मैम सॉरी, मैं परेशान कर रहा हूँ इसमें, मैम सॉरी परेशान कर रहा हूँ, इसमें एक रीअरेंजमेंट ऑफ वो है प्लस का, वो हटा देना।
क्या बात है, क्या बात है। 101% आप लोगों का आंसर 101% सही है। इस Cn माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन के वैकेंट, क्या मैं इसको ऐसे बनाऊं तो चलेगा ना, ये ऐसे सिग्मा स्टार में, इस कार्बन के सिग्मा स्टार में, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये बॉन्ड टूट रही है, तो Cn ने इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन के पाई सिग्मा स्टार में और बॉन्ड यहां से टूट गई। मानते हो? क्या मैं कह सकता हूं कि ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट हो गया? द करेक्ट आंसर इज सिग्मा स्टार। 101% आपका सही आंसर है सिग्मा स्टार वैकेंट ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन दिए और ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट हो गया। ये आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। बढ़िया सवाल है, बताइए। तेरा मेरा प्यार अमर फिर भी लगता है डर। क्या बात है, कह रहे सर Cn का प्लस आई होगा। यस, Cn का प्लस आई, इसका, इस कार्बन का माइनस, इस कंपाउंड का, इस वाले कंपाउंड का माइनस आई, इसका प्लस आई। गुड वन, गुड वन। वैकेंट डी, गुड वन, बहुत बढ़िया। नहीं, OH तो P क्यों लिख रहे हो? O ने लोन पेयर दिए, मान लिया, किसको दिए ये पूछ रहा हूं। हाँ, लोन पेयर टू वैकेंट डी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोन पेयर टू, ये नहीं लिखता हूं, वैकेंट डी, किसका वैकेंट डी है? फाजपोल H का, फाजपोल H का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, जबरदस्त। ये बढ़िया सवाल है, इनमें तुम्हारे धुएं छूटेंगे, बताओ। बताओ। सर फॉस्फोरस पर नेगेटिव क्यों आया? फॉर्मल चार्ज आपने नहीं पढ़ा ये आईओसी में? मान लो, बताओ। इस O ने इलेक्ट्रॉन दिए, लात मार के Cl को बाहर, ये Cl में से बाहर निकल गया, वैकेंट डी ऑफ Cl ना, गलत आंसर है। तो क्या, अच्छा ऐसे, क्या ये नेगेटिव Cl को दे रहा है क्या इलेक्ट्रॉन? आप ये देखो इलेक्ट्रॉन कहां दे रहा है। कई बच्चों ने सही आंसर दिया, कई बच्चों ने, झूठ नहीं कह रहा हूं, मैक्सिमम सही आंसर दिया है। भाई सब बहुत टफ है, भगवान कसम, तो नहीं आया तो छोड़ देना, स्किप मार देना इस पेज को। पर मैं ये केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके गया हूं कि एक लीड सेट के। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, इस वाली बॉन्ड के सिग्मा स्टार में गए हैं। क्या बात है, 100% सही आंसर है सिग्मा स्टार ऑफ कार्बन, कार्बन के वैकेंट्स में गए। क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। 100% सही आंसर है, 100% सही आंसर है, मजा आ गया। ये बताओ, ये मान बताओ, ये बताओ यार। ये मजा आ जाएगा, सही बताओ। तो आप घर पे हो या दिल्ली हो? घर पे आ गया ना बेटा, आज सुबह तो आया हूँ घर पे, कल इवेंट था उदयपुर में, वो किया। जोधपुर भी आया था, जोधपुर में भी इवेंट था, वहां गया था। एक बच्चा वहाँ जोधपुर में इंस्टेंटेनियस ऑर्डर किया उसने, वो लेके आया हाजमोला, अरड, सिग्मा, सिग्मा स्टार के कौन कौन से सिग्मा स्टार? वेरी गुड, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके। अरे वाह, गजब गजब। क्या मैं कह सकता हूं सिग्मा स्टार ऑफ H? सर H ही क्यों, Br क्यों नहीं लिया? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आपका आंसर एकदम सही है, आपने सब कुछ सही बोला, पर मेरा आपसे सवाल है कि हम ये क्यों नहीं कह रहे कि ब्रोमीन के सिग्मा स्टार ऑफ H, मतलब ब्रोमीन के एंटी बॉन्डिंग पे अटैक क्यों नहीं किया? व्हाई यू आर सेइंग H के एंटी बॉन्डिंग में? Why we are not saying
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। ये कौन सा हुआ, ये भी इलेक्ट्रोमेरिक है, ये भी इलेक्ट्रोमेरिक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पे सब नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इसको जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है, तो मैं वैकेंट में क्यों दूंगा इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत बढ़िया, ये पूरा रिएक्शन। और मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर ये सीख गए ना तो 50-60% रिएक्शन मैकेनिज्म इजी हो जाता है। सीरियसली पूछना आपने किसी भाई से, दैट इज एंडिंग। फटाफट से ये लिख लीजिए, ये हमने एक्सप्लेन किया था कि CH बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक सो इट विल शो फास्टर हाइपर कॉन्जुगेशन। फटाफट लिख लीजिए किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, PQR, क्योंकि CH बॉन्ड तोड़ना आसान है तो ज्यादा हाइपर होगा। लिख लीजिए आइसोटोपिक इफेक्ट, लिखिए प्लीज। सर ये इतना हार्ड नहीं है लग रहा है बेटे, एंटी बॉन्डिंग बोलने में जो है ना बेटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से खून निकलता है गधे। एंटी बॉन्डिंग इतनी खतरनाक चीज भाई, एंटी बॉन्डिंग में एक एक चीज समझना कि सिग्मा स्टार पाई स्टार, यहाँ वैकेंट पी तो समझ में आता नहीं लोगों को, और मैं सलाह यहाँ सिग्मा पाइप लड़ रहा हूँ, मेरे को तो खुद को शर्म आ। मैंने बताया ना अभी कल, मैं और डूडी सर साथ साथ थे रात को, हम लोग विपिन सर और सुजीत सर तो निकल गए थे रात शाम को, मैं और राहुल सर डूडी सर दादा हम साथ थे वहाँ उदयपुर। वहाँ बढ़िया हम लोग, हमारे वहाँ जो जगह है बढ़िया घूमने की, फतेह सागर, वहाँ बैठे थे हम 2-2.5 घंटा, हम खाना वाना खाया, बैठे आराम बैठे थे। वो हम यही बात कर रहे थे, ये आधा घंटा हमारी यही बात चली कि इनको सारा इनको घी खिलाए कैसे सर। फटाफट लिख लीजिए प्लीज बेटा। KQ को लिखना नहीं होता, मैंने आपको 2 PDF अपलोड कराई है। KQ की मैंने आपको 2 PDF अपलोड कराई है, एक ब्लैंक और एक सोल्यूशन वाली। ब्लैंक वाली डाउनलोड करो, सामने रखो मोबाइल, पट 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 या लैपटॉप जो भी है, सॉल्व करो, फिर आप देखो सोल्यूशन। दैट इज सिंपल थिंग। यस FS प्रज्ञान बिल्कुल सही बात है। फतेह सागर फेमस कॉफी है ना वहां की, एक कोल्ड कॉफी। लास्ट लाइन नोट करवाता हूं, पहले ये लिख लो, पहले ये लिखो, फिर ये वाला पार्ट लिख लेंगे, है ना। फिर चालू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर। आज 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कल 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और परसों उन सबको डिस्कस करके उसको पैकअप करेंगे। चापलिया चापलिया, रोंग क्या होता है बे गधे, रोंग RONG क्या होता है, रोंग बावली पूछ। चापलिया ठीक है, ये लिखना है क्या, ये लिखोगे क्या। लिख लो एक्स्ट्रा, जिनके पास BB है वो भी एक्स्ट्रा कहीं पे लिख लो, है ना, वहां थोड़ा सा वो पेंसिल से जहां जगह हो ना वहां लिख लो बेटा। मैं आपको जानबूझ के इसका नहीं लिखा रहा हूँ, ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन सब नहीं है, मतलब मेरे को IIT सिलेबस में नहीं है, मैं पता हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बॉन्डिंग पढ़ाई है, मैंने कहीं भी रिवर्स हाइपर, ऐसे तो और भी होते हैं आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, मैं क्यों बताऊँ ये सब चीजें, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो क्यों बताऊँ, वो अपन पढ़ चुके हैं, वही है आइसोवेलेंट तो, ठीक है, घर पे लिख लोगे, नहीं नहीं नहीं। सजन राजी हो जवे फिर नू पागला शक। सर आपने स्टार्टिंग पे एरो कैसे बनाई, ये आप सीखेंगे अभी आगे, तुम भी सोच सकते हो। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, जहां खाली होगा, आप भी बना सकते हो। ये एरो जो मैंने बनाया ना, ये आप भी सोच सकते हो, पर ये धीरे धीरे देख बेटा। आज फिर तो अगर ये सीख गए तो रिएक्शन ही खत्म हो गई। मैं आपसे यही तो पूछूंगा 12th के अंदर, बेटा ये लिखा पता क्या करूं, सर इसको इलेक्ट्रॉन दो, इसको यहां पर ऐसे जाएगा, यही होगा। फटाफट लिखो, डाउट वाले आ गए भैया, डाउट वाले आ गए। सर CL3 चार्ज क्यों ले रहा है न्यूट्रल की बजाय, डिस्पर्स, तो फिर कोई भी चार्ज क्यों ले रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन के लिए, जो पाइलेक्ट्रॉन थे वो डिस्पर्स हुए आगे वाले पे, फैलता गया, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन। मैं कह रहा हूं इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर का एक ही मोटिव है, रायता फैलाना।
कोई मतलब प्लस है माइनस है कुछ भी है, तो वो वहां ना रहे, डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, रायता फैला दो। सर फोर्थ वाले में तो बॉन्ड बन रही है ना, तो फिर वो वाई सी स्टार, चौथे वाले में बॉन्ड बन रही है, कहां बन रही है? नंबर लिख दिया, अगर चौथा समझ ही नहीं आता भाई। सर 2 रॉन्ग हुए पर 2 राइट भी हुए, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज, बहुत बढ़िया बेटा। पर तो राइट होना भाई सब एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग सब कहाँ बच्चों से बेचारों को आते हैं। रेस्पेक्टेड सर यहां लास्ट में तो पाई टू सिग्मा स्टार क्यों हो रहा है? अच्छा क्योंकि देख बेटा, एरो घुमा, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं भरे हुए, उसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये एरो बना के दिया ना मैंने आपको पहले ही, क्यों दिया? इसलिए दिया, और वो बॉन्ड टूटी, ऐसा हमने देखा। हमको क्या लगा पता है ये बात, हमको क्या लगा था कि यार यहां तो कोई आना ही नहीं चाहिए, मतलब अगर मैं आपसे बात पूछूं, क्या मैं कह सकता हूं इसकी बॉन्ड लेंथ सिग्मा की जो आती है वो आनी चाहिए? हमको कैसे पता लगा? जो सिग्मा की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए वो आनी चाहिए, पर यहाँ आई नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी बॉन्ड छोटी आई है, बोले छोटी बॉन्ड कैसे आ सकती है? तब पता लगा इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, इसका मतलब यहाँ पे पार्शियल डबल आ गई, बॉन्ड थोड़ी सी छोटी हो गई, ऐसे पता लगा। दो सौ सोलह में वही था, कोई बात नहीं यार। ये सब बेटा, ये वैष्णव बेटा, डेल्टा प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये भयंकर ही लाया होगा। सर जस्ट इमेजिन अगर आरजे सर अभी स्पेस में होते तो बिन स्पेस सूट, बेटा ये सब आप सोचो, लेकिन कुछ नहीं होता। इतना बकैत है वो आदमी, उसको वैसे भी वहां से वैसे भी वो नीचे कूद के मर जाता। बकैत आदमी एक नंबर का। तो आइए, चलो लिख लिया, चलिए आइए लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सारा डिस्कशन हो गया, इसके ऊपर अपन चले गए, एडवांस वर्जन हो गया, एवरीथिंग इज डन। चलिए अब अपन चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ IRH, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें। सर उनके डोले हैं, समझ गए, नकली है नकली, कोई डोले नहीं है, अभी गया था मैंने देखा था, कुछ नहीं है, पत्थर भर रखे हैं अंदर, कुछ नहीं है, नकली है सब। अरे आदमी ही नकली है, कहाँ असली आदमी है वो। आइए, आरजे सर बेस्ट है यार, वो तो बेस्ट है। हम दोनों मस्ती मजाक करते हैं, हम दोनों भाई हैं यार, मस्ती मजाक करते रहते हैं यार। हम तो वहां जाते हैं, मैं जब भी गया हूँ, मैं जब भी दिल्ली गया हूँ, अगर मैं जहाँ स्टूडियो जमा गया हूँ, तो मैं सर लोग के साथ ही बैठता हूँ। ये फिक्स है कि मैं ओम ओम के, राजवन सर के, इन सबके साथ ही बैठता हूँ। कि मसल के रख देंगे, मारूंगा बेटा, क्या मसलेंगे, वो खुद ही मसाला आदमी। चटनी बना के खा जाऊंगा उस आदमी की मैं। आओ एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें, कि जो हमने पढ़ा इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर, तो सबसे अच्छा इफेक्ट कौन सा है? रेजोनेंस, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव। समझ में आया दोस्त? चलिए सबसे पहला एप्लीकेशन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन हीट ऑफ कंबशन उर्फ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन का हो जलाना। आइए अब यहां पर जिन बच्चों को याद करने की आदत है उनको भी मजा आएगा। इसको कहते हैं HOC, हीट ऑफ कंबशन उर्फ HOC। ठीक है, ठीक है, HOC, हीट ऑफ कंबशन। क्या होगा? जलाना है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर आओगे, क्या 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 लेकर आए थे, क्या लेकर आओगे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। बनिया हो ना बेटा, हर चीज ऐसा लगता है आ जाए बस। यहां बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं हीट ऑफ कंबशन, तो किसी कंपाउंड को जलाने पर कितनी एनर्जी निकलेगी, उसको कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। कमेंट बॉक्स में बताइए, आप सिगड़ी जलाए हो या सिगड़ी पे कभी देखा हो, या कहीं पे अभी से ठंड ज्यादा है तो लकड़ी एक हो, लकड़ी चार हो, किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती, बताइए। थर्मो में पढ़ा है आप लोगों ने, थर्मो में पढ़ा होगा एग्जैक्टली। ये थर्मोडायनामिक्स वाला ही टॉपिक है,
वही टॉपिक है, डेल्टा एच। बीके तरफ बीड़ी जलाइए, ऐसा करके ऐसा करके यहाँ हट, गधा कहेगा। कहां चलाई तूने, जिगर से चलाई थी क्या? 4, क्योंकि जितने ज्यादा कोयले होंगे, जितने ज्यादा लकड़ियां होंगी, अल्टीमेटली मतलब जितने ज्यादा कार्बन होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टर्म में अगर हम बात करें तो आप सबने पढ़ा है CxHy प्लस x प्लस y बाय 4 O2 gives x मोल ऑफ CO2 प्लस y बाय 2 मोल ऑफ H2O। तो क्लियर कट पता है कि जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना CO2 ज्यादा रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा होगी अगर कार्बन ज्यादा हुए। और दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ कार्बन हो गए, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे, अगर हीट ऑफ कंबशन का कोई सवाल आता है, सर लिखना है क्या? आयुष रुक जाना बेटा, जब लिखा हो सब लिखाता हूं ना बेटा, सब लिखाता हूं ना, तुम ये सब क्या बोलते रहते हो यार। अरे वाह, ये गिरा, ये एक्स गया है भाई। हाँ बेटा आइए, मेरा अगला पार्ट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, अगर मुझसे पूछे कि ब्यूटेन और पेंटेन कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, किसके हीट ऑफ कंबशन, मतलब आप समझ गए जलाने में कितनी एनर्जी, तो ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगी? पेंटेन के केस में, बिकॉज 5 कार्बन है तो वहां 5 मोल छोटू निकलेगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मानते हो? दूसरी चीज, मान लीजिए अगर 2 कंपाउंड लिए और दोनों की सेम टू सेम कार्बन हो, तब क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। कमेंट बॉक्स में बताइए ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन। आप बताइए, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो फिर क्या देखेंगे? अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर क्या देखेंगे? अब देखेंगे स्टेबिलिटी। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन, कौन ज्यादा स्टेबल है? कमेंट बॉक्स में बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है। प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ये बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है। वन ब्यूटीन, अरे राम राम राम। चलो मैं सिखाता हूं वापस से। पहले देखो रेजोनेंस कोई कर रहा है क्या? रेजोनेंस यहां भी नहीं हो रहा, रेजोनेंस यहां भी नहीं हो रहा। मैं जानता हूं आप गधे हैं, प्लीज एक बार देखिए। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं सर, मेरे को तो आता ही नहीं सर, मैं तो 1 नंबर का अनपढ़ गवार हूं। कोई बात नहीं, तेरा भाई सिखाता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले चेक करो कि रेजोनेंस कोई कर रहा है क्या। और रेजोनेंस की भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, बीबी मिल रही हो, एरोमेटिसिटी आ रही हो, तो एक अलग केस हो गया, मजा आ जाएगा। आप चेक, मेरा कहने का मतलब है क्या रेजोनेंस कोई कर रहा है? नहीं कर रहा। तो रेजोनेंस नहीं कर रहा तो अब क्या देखूंगा? हाइपर कॉन्जुगेशन देखूंगा। यहां पर कितने अल्फा एच हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ सर, इसमें आप बताओ पहले कितने अल्फा एच हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कितने अल्फा एच हैं। हाँ, वेरी गुड, 2 अल्फा एच है। यहां पर 3 और 3 6 अल्फा एच है। तो इन विच केस अल्कीन विल गेट मोर स्टेबलाइज, कौन से वाले केस में अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, है ना? तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, 6 अल्फा एच है, 6 बार पंखा चलेगा, हवा ज्यादा मिलेगी, ज्यादा डिस्पर्जन होगा, राइजा ज्यादा फैलेगा, तो अल्टीमेटली दिस इज द मोर स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये वाला ज्यादा स्टेबलाइजिंग है ये वाले से, ये ज्यादा स्टेबल है, मानते हैं ये बात? तो जैसे मोर स्टेबल लेस स्टेबल। अब आपको पता, अब आप बताइए किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? मेरे को नहीं पता, आई एम आस्किंग द एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड यू मस्ट हैव टू आंसर द परफेक्ट आंसर। मेरे पूछने का इन विच केस 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? इन दोनों में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी?
तुम्हें ये भी नहीं आता है, 1 2 1 2 बराबर चल रहा है। ये तो फिजिक्स में बचपन से पढ़ रहे हैं भाई। स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी। 1 2 1 2 चल रहा है बराबर। वन ज्यादा आ रहा है, पर जो बच्चे टू लिख रहे हैं तुम्हें शर्म भी नहीं आती बे। वी वाला है, एक दो, पता नहीं कौन कौन भी चल रहा है। भाई ये तो अपन ने बचपन से पढ़ रहे हैं कि जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, जो स्टेबल कम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, गीता में लिखा है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर। तो वही हो रहा है, जब ये पूरी तरीके से जल जाएगा तो इसके पास जितनी एनर्जी होगी उतनी ट्रांसफर करेगा, जितनी इसके पास उतनी एनर्जी ये भी ट्रांसफर रिलीज करेगा। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कौन करेगा? इसके पास एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसीलिए हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लिखना मत, स्टेबिलिटी। क्यों स्टेबल? देखो फील देता हूं, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, कम एनर्जी होगी तो कम ही एनर्जी रिलीज करेगा, इसीलिए एचओसी कम होगी। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। समझना दो, सिंपल सी बात है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, एंथैल्पी चेंज ड्यू टू द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये इज नोन एज योर डेल्टा एससी, हीट ऑफ कंबशन, है ना, एचओसी। ये देखो ये एग्जांपल रेजोनेंस नहीं हो रहा, अल्फा एस 2 और 6, इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। इससे ये समझ में, इससे मैं क्या डिस्क्राइब कर सकता हूं कि 1 ब्यूटीन की स्टेबिलिटी कम है 2 ब्यूटीन से, ये तो मानते हो। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी में ये ऐसा ग्राफ आया, ये ऊपर गया, ये नीचे रहा। और जब रिलीज करेंगे एनर्जी तो ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। मानते हो गधो? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को ये समझ में आया? ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। एक तरह से छोटू बनाना है, दोनों लोग CO2 बनाएंगे 4 मोल, लेकिन इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी क्योंकि इसका खुद के पास एनर्जी ज्यादा थी। सिंपल सी बस। फिर आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है ये, और थोड़ी गर्म लगी, बहुत मोटा है साला ये जैकेट, इसलिए। कितना नोट करते हो, है ना। ये लिया तो, लेकिन पहले चेक करेंगे हमेशा नंबर ऑफ कार्बन, फिर चेक करेंगे स्टेबिलिटी। सर ये क्या है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि चाहे ए पेंटेन हो चाहे ब्यूटेन हो, अगर मैं आपसे कहूं कि एचओसी पर कार्बन, तो मतलब अगर मान लो इस कंपाउंड की एचओसी जो भी आ रही है, एक्स आ रही है, इसकी वाई आ रही है, इसमें ये पेंटेन है तो x/5, एक कार्बन की कितनी होगी? यहाँ 4 कार्बन है, y/4, मतलब एक कार्बन की कितनी होगी? समझ गए दोस्त? क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में? मेरे कहने का ये मतलब है दोस्त, एचओसी पर कार्बन का मतलब होता है एचओसी चाहे कंपाउंड में 1000 कार्बन हो, एक में 5 कार्बन हो, लेकिन 1000 कार्बन वाले की जो एनर्जी है डिवाइड बाय 1000, एक की एनर्जी निकालनी है। समझ दोस्त? समझा दोस्त? वही लिखा है। तो एचओसी नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए आपके? 1। ये फिक्स हो गया, ये वाला फैक्टर फिक्स हो गया, एचओसी पर कार्बन। तो डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन स्टेबिलिटी। ये लॉजिक था। अगर आपसे कभी पेपर में पूछा हो एचओसी पर कार्बन का ऑर्डर क्या होगा, तो पर कार्बन के अंदर केवल स्टेबिलिटी फाइंड कीजिए, दैट्स इट। और ये लैबोरेटरी मेथड है स्टेबिलिटी फाइंड करने का। फटाफट इसको ये सॉरी लिखो, उससे पहले क्या आपको समझ में आया? फिर एक दो सवाल कराता हूं, फिर लिखो। समझ में आया दोस्त? बेटा यशस्वी, ये कब हुआ कि एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो स्टेबल होगी? कौन सी एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जीज अलग अलग होती है ना। लिख लीजिए, लिखे? चलो पहले क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 229 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 229 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 229 का आंसर बताइए प्लीज। देखिए एक्स क्या है? एक्स इज एचओसी का ऑर्डर, एचओसी पर कार्बन का ऑर्डर वाई है। तो जहां एक्स फाइंड करना वहां एक्स फाइंड कीजिए, वाई फाइंड करना वहां वाई कीजिए। और जहां नहीं लिखा वहां तो दोनों फाइंड कर लीजिए। एप्लीकेशन से पहले एक बार बता दो, फिर एचओसी की बात कुछ और सिखाता हूं, फिर आगे मूव करेंगे बस।
PQR, PQT कैसे देखा बेटा? सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन ढूंढे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। तो क्लियर कट आंसर आ गया PQR। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया PQR? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? एक सवाल और करेंगे अपन। ये बताओ यार, मजा आ जाएगा। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, ढंग से करना, ये बस ढंग से करना है। सवाल सवाल बहुत सारे दूंगा तुमको अभी। ये इस बार आज मॉड्यूल भी दूंगा, आज नोट्स भी है, आज KQ भी है, KMQs भी हैं, सब कुछ है आज। बताइए 234 का आंसर बताइए। नंबर ऑफ कार्बन 6 7, 6 7 6 7, सबके अंदर 7 कार्बन है। क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों का आंसर सेम आएगा? क्लास वालों बताना, क्या मैं कह सकता हूं सेम आंसर आने वाला है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो ये भी HOC भी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी पे, पर कार्बन तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता ही है। प्लीज बताइए। और आंसर निकाल लिया तुमने? आंसर निकाल लिया? गलत भी गए। तुमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाला बेगा। दो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? रेजोनेंस कोई नहीं कर रहा। अल्फा H, 2 और 2 4 अल्फा H, 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा H, 2 और 1 3 अल्फा H। सबसे स्टेबल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल, ऐसे ऐसे किया करो। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है QPR, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और HOC स्टेबिलिटी की उल्टी होती है, फिर हमें भी वही आ रही है। RPQ स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा, रिवर्स कर दिया। समझ में आया दोस्त? जस्ट रेजोनेंस नहीं हो रहा था, अल्फा एच देख लिया। क्या दो बेटे, समझ में आया क्या? सर आपका आज एनर्जी लेवल बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत काम की चीजें हैं, फैक्टर्स बहुत सारे आएंगे, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला पार्ट तो एक साथ लिखा देता हूं, सवाल भी एक साथ ही कर दूंगा इसको, ताकि आपको भी टेंशन ना रहे। अब आता है, अगला आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बस इतना ही है ऑब्वियसली। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को जोड़ना। आप बताइए, अगर आप पाई बॉन्ड तोड़कर HH लगा रहे हैं, सिग्मा बना रहे हैं, तो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हो, अगर आप सबने पढ़ा हो, तो अगर आप पाई तोड़ के सिग्मा बना रहे हैं तो क्या होगा? अगर आप पाई तोड़कर सिग्मा बना रहे हैं तो क्या होगा बेटा? वन मोर। अब आपको ही करने प्रत्युष सारे, आपको रेजोनेंस हुआ, सब होगा। अभी है सवाल है ऐसे, सर इसके KMQs हैं? हाँ होंगे ना, बिल्कुल होंगे। आज नहीं दूंगा इसके KMQ, इसके KMQ आगे होंगे। हाँ हीट इवॉल्व होगी, यस, रिलीज होगी। आपने पढ़ा होगा ये चीज, तो आप लोगों ने थर्मो में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, ये मैंने H2 डाला। H2 डालने पे क्या होगा? पाई बॉन्ड टूटेगी, HH लगेगा, तो यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। H फॉर दिस, H रिप्रेजेंट हाइड्रोजनेशन, T रिप्रेजेंट कंबशन। सीधा हम अरे डेल्टा HH, हीट रिलीज होगी, क्योंकि पाई टूट के सिग्मा बन रही है, तो मजा आ जाएगा। मान लो मैं आपसे पूछता हूं, इसके अंदर -X किलो कैलोरी रिलीज हुई। मैं आपसे कहता हूं, मुझे बताओ, अगर ये कंपाउंड लिया, यहां 2 मोल H2 लगेंगे, 2 पाई बॉन्ड है, यहां बनेगा पेंटेन। यहां भी क्या बना था? पेंटेन। ये पेंटेन बना। कमेंट बॉक्स में बताइए यहां पर डेल्टा HH कितना आएगा? यहां पर डेल्टा H कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये किया तो -X रिलीज हुई, जब ये लिया तो कितनी रिलीज होगी? अरे बाबा कंट्रोल। ओके ब्रो, सॉरी। 2x, वेरी गुड। -2x रिलीज हो रही है, तो -2x किलो कैलोरी, मतलब एनर्जी डबल हो गई। इसका मतलब HOH कब बढ़ी?
तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ते चले गए, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ते चले गए तो एनर्जी उतनी, अगर एक पाई बॉन्ड तो एक्स 2x 3x 4x 5x 6x चलती चली जाएगी। समझ में आया दोस्त? सिंपल सी चीज है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, 2 मोल H2 यहां भी बना पेंटेन, यहां कितना आएगा, यहां कितनी आनी चाहिए, यहां कितनी आएगी? बताओ यहां कितनी आएगी? टू एक्स, अगेन 2x, गलत आंसर। 2x से थोड़ी सी कम आएगी। मान लो यहां 30 आती है, यहां 60 आनी चाहिए, 60 से थोड़ी कम आएगी, 58 आएगी, 57 आएगी, 56 आएगी, कुछ कम आएगी। नहीं सेम नहीं, -y। क्यों हुआ ऐसा? इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहले ही एनर्जी थोड़ी सी रिलीज हो चुकी है, रिएक्शन होने से पहले ही यहां पर थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो चुकी है। ऐसा क्या हो रहा है यहां पर? लेजोनेंचू लेजोनेंचू, रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के कारण ये पहले ही थोड़ा स्टेबलाइज हो चुका है और ये एनर्जी रिलीज कर चुका है। दैट रिलीज एनर्जी इज वाई, दैट वाई इज नोन एज, इस वाई को क्या कहेंगे दोस्त? वाई इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। रेजोनेंस के कारण, स्टेबल होने के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई, रेजोनेंस एनर्जी। क्या आपको ये समझ में आया? सर मान लो अगर पाई बॉन्ड सेम हो गए, यही सवाल सेम यहां ले लो, ये यहां ले लो डबल बॉन्ड, अब क्या करूंगा? अब क्या होगा, किसकी HOH ज्यादा आएगी? तो मैं देखूंगा सेम फैक्टर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, अगेन स्टेबिलिटी, अगेन द वेरिएबल, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जो स्टेबल वाला, मैं आप रिएक्ट करोगे, भग गया, मैं तो स्टेबल हूं, मैं क्यों रिएक्ट करूं? तो एनर्जी कम रिलीज करेगा। सिंपल सा फैक्टर है। बहुत से सर इसके पहले वाले में क्यों नहीं? क्योंकि यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहां पर पी पाई नहीं है ना बेटा, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसलिए यहां पर प्योर 2x आया। यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसलिए एग्जैक्ट 2x आया, यहां थोड़ी सी कम आई। समझ में आया दोस्त? यही बात है HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 बाय स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। HOH पर मोल ऑफ H2 मतलब एक पाई बॉन्ड है, पर मोल ऑफ H2 का मतलब क्या हुआ? 1 पाई बॉन्ड। बात वही होगी अल्टीमेटली। वन बाय स्टेबिलिटी। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया? क्या क्लास में? सर मैं हमें तो एक सवाल बताओ जो आपने अभी बताया, अभी कैलकुलेशन वाला सवाल, सवाल मुझे कुछ और, अरे चुप रह, आजा चल एक सवाल करते हैं। अच्छा देख, तू बता, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, चल बता मुझे, रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी? निकाल, रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी बता, चल ट्राई कर, मैथमेटिक्स से सिंपल ट्राई कर, तेरे से जितना और ट्राई कर, बाकी मैं तेरे को बताऊंगा आगे, और तो ऐसे और सवाल है, टेंशन मत ले, और बताऊंगा। तू बता, तू बता पहले। ट्राई तो कर, ट्राई तो कर, एक बार ट्राई कर, एक बार, नहीं तो मैं तेरे को फॉर्मूला लिखवा दूंगा। तेरा दिमाग अगर नहीं चलता मैं तेरे को फॉर्मूला लिखवाऊंगा, टेंशन मत ले। तू खुद एक बार ट्राई कर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर आपको लिखवा दूंगा, खत्म। एक टॉपिक और बचा है बस, रेजोनेंस एनर्जी, इसके बाद खत्म, आज की क्लास वहीं खत्म हो जाएगी। 3.2 मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, कैसे सोचते हैं सर आप बताइए। डेल्टा H एक्सपेक्टेड कितनी आनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग क्लास वाले कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर यहां पर होने पे इतनी आती है तो यहां कितनी आनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी आनी चाहिए थी भाई। सर एक से
28.6 एक्सपेक्टेड कितनी होनी चाहिए? 28.6 इंटू 2। एक पाई बॉन्ड से इतनी रिलीज होती है तो 2 पाई बॉन्ड से इंटू 2 होनी चाहिए। ये आता है 50 माइनस 57.2 किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन इतनी तो आई नहीं, आई कितनी? 54। तो कितनी कम हो गई? तो रेजोनेंस एनर्जी विल बी, इससे इससे हम ये देख सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी विल बी क्या होगा? डेल्टा एच एक्सपेक्टेड माइनस डेल्टा एच ऑब्जर्व। जो डिफरेंस होगा इन दोनों का वो आपका आंसर होगा। मानते हो? एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व। नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला लगा लेना, ये दिमाग नहीं है तो बाकी आप लगाओ। मैं एक्सपेक्टेड कितना था? -50.2 माइनस आया कितना? -54। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया -3.2 किलो कैलोरी पर मोल। एक बढ़िया सा इंटीजर बन गया, एक बहुत शानदार सा इंटीजर बन गया, एक शानदार सा इंटीजर में बन गया। सुना दोस्त? सुना तो ये रेजोनेंस एनर्जी हो गई। एक सवाल और ट्राई करोगे? एक सवाल और ट्राई करोगे? बोलो। एक सवाल और ट्राई करोगे? बताओ। एक इसमें इसमें भी एक ही बार बताना है आपको। आपको ये बताना है, ये साइक्लोहेक्सेन इसकी रेजोनेंस एनर्जी दिया। एक काम करो, इसको आप निकालते रहना। ये बताओ, ये लिया रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। या दो पार्ट है, आप बताइए रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कितना आएगा बेस्ड ऑन दिस डाटा। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, कितना आएगा बताओ। निकालो प्लीज, निकालो ना। बेंजीन ये रहा बेटा, ये रहा। वाह रे वाह, 7.4 बोलने वालों। तुमने पता क्या किया? 57.2 में से तुमने माइनस कर दिया। यहाँ पे बेंजीन में 2 पाई बॉन्ड होती है क्या? बेटा मैं वैसे करता हूँ, डेल्टा एच एक्सपेक्टेड कितनी आनी चाहिए? -28.6 इंटू 3, क्योंकि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होती है। इट शुड बी 60, 8 24 18 85.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये आनी चाहिए। तो इतनी आनी चाहिए, आई कितनी? 49.8। तो हटा दो, तो ये आ रहा है आपका 36 पॉइंट माइनस का किलो कैलोरी पर मोल। मतलब बहन जी आप, अच्छा ये बात आइए, यहां जब आपने सवाल सोल्व किया तो 3.2 एनर्जी रिलीज हुई। बेंजीन में अचानक से रेजोनेंस एनर्जी 36। ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी इतनी ज्यादा हाई आई? क्या आप में से कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा बेंजीन में ऐसा क्या अलग हुआ कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी इतनी ज्यादा आ गई? बताइए, बेंजीन में ऐसा क्या अलग हुआ कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी इतनी भयंकर आई है? एरोमेटिक, यस। 3 पाई बॉन्ड यहां भी है, लेकिन यहां पर एरोमेटिसिटी, इतना एरोमेटिक, इतना स्टेबल होता है, ये प्रूफ देता है एरोमेटिसिटी आने की वजह से दिस सिस्टम बिकम्स अ वेरी वेरी स्टेबल सिस्टम। दैट्स व्हाई ये पहले ही बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर चुका होगा इस लेवल की, इसीलिए ये सबसे भयंकर है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी आई। अगला पार्ट आपको सोल्व करना। इसकी एक्स की वैल्यू, इसमें उल्टा दिया है मैंने। इसमें पता मैंने क्या किया? ये दिया हुआ है, ये आपको पता है, ये आपको निकालना है, निकाल लेना आप।
फॉर्मूला लगा लेना बेटा, फॉर्मूला लगाते हो तो दैट इज अ रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा ये रेजोनेंस एनर्जी मेरे को समझ नहीं आया। चलो एक बात मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ इन दोनों में, दिमाग लगाना बेटा, कौन ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ 248 में ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कौन करेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए 248 में ज्यादा अच्छा शानदार रेजोनेंस कौन करेगा? क्यों? क्यों अच्छा रेजोनेंस करेगा? ठीक बेटा ठीक। क्यों बोलते हो? 99% जनता ने क्यों बोला है? बाप रे। रीजन रीजन बेटा, लूप के कारण। तो लूप की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ रही है यहां पर, है। मैं बता बेटा, सॉरी मैंने पूछ लिया, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, लूप है, लेकिन ये सिस्टम को भयानक अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन का लूप बन रहा है और 4 पाई के कारण इट इज एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक होने के कारण, एंटी एरोमेटिसिटी आने के कारण इट बिकम्स हाईली 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 अनस्टेबल। यहां रेजोनेंस करने के लिए उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज तो बहुत बाढ़ में गया। ये एंटी एरोमेटिक है, दैट्स वाई पी की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। यहां एनर्जी चाहे 2 3 जितनी रिलीज हो, कुछ तो रिलीज होगी, यहां तो उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी, भाई रेजोनेंस कर, क्योंकि तेरा रेजोनेंस सिस्टम को हाईली अनस्टेबल बना रहा है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। मेरा आपसे फिर से एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 250 आप बताएंगे कि क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 250 आप बताएंगे मेरे को 250 में कि रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर कहां रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होगा, और रीजन के साथ बताना। क्यों में, रीजन क्या है? आपका आंसर मुझे बताते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा कि आपका आंसर एकदम सही है। क्यू मोर देन पी, रीजन क्या होगा? एरोमेटिक है, अच्छा उसका बोल रहा। क्यों, रीजन क्या? क्रॉस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर क्रॉस होगा तो रेजोनेंस एक बार इधर होगा तो ये पड़ा रहेगा, इधर होगा तो पड़ा, हमेशा रेजोनेंस नहीं होगा। यहां पर हमेशा रेजोनेंस होगा, यहां हमेशा रेजोनेंस होगा। इसी कारण से Q इज मोर देन P। यहां पर एक्सटेंडेड रेजोनेंस है और यहां पर क्रॉस रेजोनेंस है। यही बात आप कहना चाह रहे थे क्या? कंटिन्यूअस रेजोनेंस, क्रॉस रेजोनेंस, यही बात कहना चाह रहे थे क्या? परफेक्ट आंसर है। मेरा आपसे सवाल है, एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 251 आप बताइए। 251 आप लोग बताइए प्लीज, 251 आप बताइए। 248 से 257, बताइए। पी, क्यों, रीजन बताओ। मैंने कहा ना एक बार टाइम लगता है पर आप सब सही करते हो। पी, रीजन बताओ। रीजन, रीजन बताओ मुझे, आई वॉन्ट रीजन। फिर लास्ट ये पूछूंगा आपसे, रीजन बताओ, रीजन। हाँ, लेस इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, मतलब नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, ज्यादा देगा तो यहां रेजोनेंस अच्छा होगा, तो एनर्जी भी थोड़ी सी ज्यादा रिलीज होगी। सिंपल सोचो, रटो मत रेजोनेंस एनर्जी को, सिंपल दिमाग लगाओ कि कहां पे रेजोनेंस अच्छा हो रहा है। इसको बोलते हैं, मैं बोलता हूं इफेक्टिव रेजोनेंस। कहां पर रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव है उसको कहते हैं
आपके रेजोनेंस एनर्जी। लास्ट आप बताइए 254, दिमाग लगाओ। ये सवाल अब आपको करके आने हैं, बाकी होमवर्क आप बताओ। अच्छा पी क्यू, दो आंसर है। पी आ रहा है, आर। अच्छा पी और क्यू है, क्यू 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 है, क्यू सॉरी, क्यू, पी क्यू। क्यू रीजन क्या है? लार्ज लूप ना। हाँ ठीक है, एरोमेटिक ये भी है, ये भी है। एक सेकंड, एक सेकंड। लार्ज, हाँ लॉजिक बड़ा सही जा रहे हो। लार्ज लूप, लेकिन यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है करेक्ट आंसर, कोई बात नहीं। ये इसलिए जानबूझ के दिया, बहुत फाड़ू सवाल है ये। इससे आपको एक फंडामेंटल, इससे एक फंडामेंटल भी सिखाऊंगा आपको मैं। क्यों? हाँ, क्योंकि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहां पर दो बेंजीन है, पूरी पूरी, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। इसकी 36 अभी निकाली अपन ने, इसकी भी 36। तो इस वाले की -72 किलो कैलोरी रिलीज होगी एनर्जी। इस वाले केस में, क्यू वाले केस में 36 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। इतनी भयंकर स्टेबलाइजिंग आएगी इसके अंदर। इतना हाई स्टेबिलिटी के कारण इसमें एनर्जी बहुत। इसमें क्या है, 5 पाइबोन रेजोनेंस कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं, या 12, 6 इसमें, 6 इसमें। ये अच्छा है, लार्जेस्ट लूप होने के कारण बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें ना हमेशा दो रिंग बेंजीन रहेगी। आप ये कह सकते हैं चारों बेंजीनोइड स्ट्रक्चर, एक्स एक्स वाई वाई, याद है, पी 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 क्यू 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 पी, चारों बेंजोनेट बनेंगे, मोर इफेक्टिव है। यहां पर -72 किलो कैलोरी रिलीज होगी। कोई बात नहीं, क्यू में 12 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसमें, 6 इसमें। क्या आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट, इसको बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। सर एनिलेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरोमेटिसिटी। इसका क्या मतलब होता है सर? एरोमेटिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कभी ये एरोमेटिक, कभी ये बेंजीन, कभी ये बेंजीन, कभी कभार एक एक आध दोनों बेंजीन, ऐसे। यहां हमेशा दोनों बेंजीन रहेंगी, एनी टाइम। सुना है दोस्त? दैट इज द लॉजिक, दैट इज द लॉजिक। क्या आपको समझ में आया? दिल से बताना, क्या आपको समझ में आया? एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसका सवाल नहीं दूंगा आपको, उसका सवाल कुछ नहीं दूंगा, सवाल होमवर्क में नहीं दूंगा। बस आपको ये बता रहा हूं हल्का सा, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं दूंगा और लिखवा रहा हूं, ठीक है? चलो पहले लिखते चलो साथ में, बस लिखते चलो, पहले लिख लो, चलो आओ लिखो, चलो लिखो। हमने आज 4 चीजें पढ़ी, 4 चीजें पढ़ी। HOH, तीसरा रेजोनेंस एनर्जी, और चौथा कैलकुलेशन। ठीक है, लिखिए फटाफट से। आज कुछ ज्यादा नहीं, आज कहाँ ज्यादा पढ़ा, आज तो डॉट 1 घंटा पढ़ा। भाई मैं तुमको पढ़ा बहुत ज्यादा थोड़ी रहा, तुमको बस काम अच्छे से करना है। 4 ही टॉपिक है, फटाफट सवाल कर लेना। लिखो फटाफट लिखो, घर पे लिखो। अबे घर पे क्यों लिखेगा बाद में, पागल, लिख ही लेना आतो आती। फटाफट लिख ले, बाद में कब लिखेगा, लिख ले आतो आती। 5 मिनट लग रहे हैं, कुछ ज्यादा थ्योरी तो है नहीं। 1 2 3 बस, 3 ही पेज तो है, 1 2 3 बस। उसके बाद तो केवल क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन है, केवल 3 ही पेज हैं। 1, ये 2, ये 3, खत्म। फटाफट लिख ले, फटाफट लिख लो। घर पे बाद में लिखो। BTS आ रहा हूं, BTS है मेरे पास, BTS है, पर मैं चाह रहा हूं पहले लिख लो। BTS है सर, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, यही मारेंगे गध है। कभी पीछे नहीं चल रहा है, आराम से कूल होके चल रहा है। तुम्हारे को बिफोर टाइम खत्म करेंगे, टेंशन मत लो। और बोलो। हाइड्रोकार्बन में पूरा रिकॉर्डेड ही दूंगा रे, हाइड्रोकार्बन में पूरा रिकॉर्डेड ही दूंगा। एक आध में आऊंगा तो आऊंगा, कि वो केवल वो लेक्चर, वो जो चैप्टर है वो पूरा केवल एनसीईआरटी वालों के लिए, जो लोग स्कूल में एग्जाम्स वाले हुए, सॉरी, जिनके स्कूल में एग्जाम है। बाकी कोई मतलब नहीं है उसका, जेई के लिए कोई सेंस थोड़ी है उसका। तेरा फेब से तो पहले हो जाएगा।
लिख लिया, ये लिख लो। जनरली नेगेटिव होती है, कैटलिस्ट ऐड करते तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, हिंड्रेंस भी एक फैक्टर होता है। तो ये हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, हाँ हाइड्रोकार्बन के अंदर 12th में। कल स्कूल का पेपर, एग्जाम टिप्स, एग्जाम कौन सा एग्जाम का टिप? स्कूल के एग्जाम का टिप मैं क्यों दूं, बता दूंगा। अभी अभी आप तेरे को एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा कल, माइट भी अगर मैं भूला नहीं तो मैं एनसीईआरटी लेके आऊंगा कल, पीडीएफ पढ़ेंगे एनसीईआरटी की कल। उसमें क्या है, लिख लिया? इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं ना। एटीएस कब है, कब है एटीएस, कब है एटीएस, कब है? चलिए, अच्छा, ये जेई मेंस 2025 में भी आया है सवाल, ये वाला यहां से डायरेक्ट सवाल आया। ये देख के बोले बताओ इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि मान लो एक कंपाउंड है, उसके 4 आरएस है, एक कंपाउंड है उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। RS1 सबसे नीचे है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल हुआ, इसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल हुआ। क्लास में मौजूद क्या सारे लोग ये मानते हैं कि RS1, RS2, RS3, RS4 इन चारों RS में सबसे स्टेबल ये, क्योंकि ये सबसे नीचे है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो मोस्ट स्टेबल हुआ, मोस्ट स्टेबल हुआ, है ना, है ना, ठीक है। तो एटीएस में तब तक तो हो ही जाएगा, तो ओसी खत्म हो जाएगी, है ना, तो मोस्ट स्टेबल है। तो ये कहता, और ये हाइब्रिड है, तो मोस्ट स्टेबल आरएस और हाइब्रिड के बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस, इसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, आरई। तो यही बात एनसीईआरटी में भी लिखी है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल आरएस एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रियल स्ट्रक्चर, इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिवनेस ऑफ रेजोनेंस। कितना अच्छा रेजोनेंस होगा, और ये इक्वल टू एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व, जो आपको मैंने बताया। सब समझ में आया दोस्त? इतना ही है, कुछ ज़्यादा लिखने का भी नहीं है इसमें, समझ में आया? समझ आया दोस्त? सर कोटा में हमारे सिलेबस एंड हो गया है, कोई बात नहीं, क्या उखाड़ लेगा उससे जल्दी। अब देखो, ये देखो 3 पेज, ये पेज लिखने का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सवाल चालू हो गया। एचओएस बताना है, यहाँ एचओएस बताना है, यहाँ पे एंथैल्पी बतानी है, कैलकुलेट जो अपन ने किया वो 2-3 सवाल, और ये यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी निकालनी है, बस खत्म, होमवर्क आ गया। कर लोगे दोस्त? सही सही बताओ, होमवर्क कर लोगे? 228 से 257 कर लोगे सवाल? बोलो रे। कर लोगे, जल्दी बोलो। आज बहुत कूल होके पढ़ा है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए भाई। और पता है मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों नहीं लिखवाता हूं, वापस ट्राई करो, खुद ट्राई करो। मैं अभी लिख दूंगा मॉड्यूल में कहां से कहां तक हुआ है, KMQ कौन सा नंबर हुआ है, वो सब ऐड कर दूंगा मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सर नहीं भी लिखा तो अभी जाके लिख लेना फटाफट। 30 सवाल तो ये है, लगभग 40 यहाँ दूंगा और 30 यहाँ दूंगा, लगभग 100 सवाल मैं हर क्लास में देता हूँ, फिक्स है, मिनिमम है 100 से 150 सवाल, ठीक है। स्टार्ट करें, BTS शुरू करूं? चलिए BTS शुरू करते हैं, है ना, BTS शुरू करते हैं, BTS शुरू करते हैं, करें। BTS शुरू करते हैं। BTS की बात करें तो इस लाइन का मतलब है, देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। क्या मतलब है इसका? ये आप लोगों की कहानी पे बहुत फिट बैठता हुआ दोहा है। कबीर जी के इस दोहे में भाई ये कहते हैं, देह धरे को दंड है, मतलब अगर आपको अगर मानव शरीर मिला है,
अगर आप लोगों को मानव शरीर मिला है तो वो सबको मिला है, तो वो दंड का अधिकारी है। अगर आप मनुष्य योनि में हैं, आप मनुष्य हैं, तो आपको सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आपको दंड मिलेंगे, आपको परेशानियां आएंगी। दंड मतलब है परेशानियां। दंड मतलब कोई कोड़े नहीं मार रहा आपको। यहां पर इसका मतलब यह है देहधर्य। अगर आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर मिला है, तो शरीर आपको परेशानियां भी देगा। और वो केवल आपको नहीं है, वो संसार के हर व्यक्ति के लिए जायज है। हर इंसान को परेशानियां होंगी, परेशानियां मिलेंगी। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। मतलब ये है, अब आपकी चॉइस है कि आप उन परेशानियों को कैसे हैंडल करते हैं। आपने जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा, सब ये कहते हैं कि देखो आप दुखी क्यों हो, आप तो सुख होना चाहिए, उसके पास तो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तब भी वो खुश है। इस प्रकार की बात है। क्यों? वो इस बात से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, आप थोड़े से अगर अकल लगाते हैं, तो आप ये समझिए कि परेशानियां संसार में सभी को आती है। जेई की जर्नी करने आए हो, क्या 10 तक की जर्नी इतनी आसान थी कि बिना पढ़े हो जाता था? नहीं। ये तो मानते हो कि 10 तक में मेहनत कम हो सकती थी, पर पढ़ना तो पड़ता ही था। क्या क्लास में मौजूद सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अगर 10 तक की जर्नी देखूं तो कहीं ना कहीं वो मेहनत अभी के मुकाबले कम हो सकती है, लेकिन मेहनत तो थी ना। मेहनत किस हिस्से में नहीं थी? बैठे बैठे तो घर पे हुआ नहीं काम। तो ऐसा है कि संघर्ष पूरे जीवन भर चलते हैं। मरणोपरांत जीवन में संघर्ष शांत होते हैं। अब होते ही नहीं है। आप मनुष्य शरीर छोड़ देते तो देह छोड़ने के बाद तो कर लीजिए ना। जब तक देह है, परेशानियां आएंगी। ये जेई और नीट की जो जर्नी है, या कोई भी एग्जामिनेशन, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम लड़ेंगे तो उसकी जो जर्नी है, वो कहीं ना कहीं संघर्ष तो मांगती ही है। आपके सामने जो समस्याएं आ रही हैं, समझ में आया, समझ में नहीं आया, उन सबको आप कैसे डील करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। मैं आज स्टार्टिंग में दुखी क्यों हो रहा था, मैं लाइक ऐसा, अब आप मेरे लिए गलत लिखेंगे, इज रॉन्ग। आपको नहीं आया, कहीं और चले जाइए। बिल्कुल आप, हाँ, ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियस 10 15 20 दिन आपको लगा नहीं आया, ठीक है, हो सकता है। बिकॉज संसार के हर बच्चे को पढ़ाना तो किसी के हो ही नहीं सकता। तो अगर इफ यू आर गेटिंग ट्रबल्ड, अगर आप किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, किसी में आपको लग रहा है परेशानी आ रही है, तो वो आएंगी। अगर अगर ये जर्नी इतनी आसान होती तो शायद दुनिया का हर बच्चा, इस पूरे इंडिया का हर बच्चा, 15 ही लाख बच्चे आईआईटी में जाते, और 25 लाख बच्चे नीट में जाते, और डॉक्टरी करते। नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि हमारे मनुष्य के अंदर परेशानियां हैं। आप परेशानियों से कैसे डील करते हैं? जो बच्चे आईआईटी पहुंच पाए हैं, वो हैं जिन्होंने संघर्ष को जारी रखा, जिन्होंने परेशानियों से सबक सीखा कि मुझे ये काम करना है, मैं मेहनत करूंगा, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहूंगा, मैं उसके प्रति लॉयल रहूंगा। अगर मैं प्रेम करता हूं तो मैं टूट करके प्रेम करूंगा मेरे काम के से। जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो फेस करूंगा। मैंने आपको क्या कहा? आपको एक लाइन मैंने बोली थी, आप शायद भूल गए। पिछला जो साल था वो मेरे लिए नरक के समान था। आप समझिए बात को, नरक समझते हैं बेटा? क्योंकि मैं पल पल बस जी रहा हूं, बस इतनी प्रॉब्लम्स आई थी। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भाग जाएं, हम छोड़ दें, मैं डिप्रेस होके चला जाऊं। नहीं हो सकता जीवन का। क्यों? पता है मेरे अंदर ही हिम्मत कहां से आती है? यही जेई की जर्नी जो मैंने 11वीं 12वीं में जीती, उसने इतना संघर्ष करा दिया था कि सब चीजें आसान लगती है जीवन में। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप किस गिनती में आते हैं, वो आपको डिसाइड करना। आप ज्ञानी है या मूर्ख है? मूर्ख है तो रोएगा, रोता रहे ना, रोता रहे, बैठ के रो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मुझसे आईआईटी नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, मत कर, फिर छोड़ दे। समझदार है, कोशिश करने वाले मनुष्य हैं, तो हिम्मत मत हारिए। 100% अपना मेहनत करिए। क्वेश्चन बनेंगे। आपने 100 क्वेश्चन किए, 50 आपसे सही होंगे, 40 सही होंगे। आप समझिए जेई एडवांस के अंदर 30% नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए होता है मैक्सिमम, अगर आप अच्छी आईआईटी में जाना चाहते हैं। आप 40% के लड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि हम 40% कर लें, 60% बाद में। कैसे पता? जब तक आप 100% का टारगेट लेते हैं तो आप 40 पे आ पाते हैं। अगर आप 40% का टारगेट लेंगे तो आप 10% पे भी नहीं आएंगे। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, है ना? तो हमेशा अपना 100% दे, कोशिश करते रहें। परेशानियां सबके जीवन में है,
सबके अपने अपने संघर्ष है, वो ना सबके अपने अपने राम, मतलब राम की भी सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है, हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है राम की भी, समझे बात को। तो अपने अपने संघर्ष हैं, अपनी अपनी चीजें हैं, अपने अपने काम हैं। बस मैंने आपको एक ही बात बोली है, अगर आप जेई को जर्नी को जीना चाहते हैं और उड़ना चाहते हैं, एक ही रास्ता है, अपना होमवर्क, टीचर के प्रति विश्वास। मैं कहा ना आपको, मैं दुखी हुआ उस पार्ट से, बहुत दुखी हुआ। ये मैंने देखा कि साल के शुरुआत में सलीम सर के प्रति बहुत नेगेटिविटी डालते हैं और बाद में मेरे लिए बहुत नेगेटिव, जो पढ़ाते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। मैंने एक बात देखी, उसमें उसमें एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी कि सर ये पहले सलीम सर के लिए हेट आता है, बाद में रोहित सर के लिए हेट आता है। पहले वो आदमी को तुम नेगेटिव करते हो कि वो पढ़ाते हैं, आरजे सर को नेगेटिव करते हो कि ये पढ़ाते हैं, अब तुम मेरे प्रति नेगेटिव करते हो, ये गलत है। मेहनत पर मैं इन चीज़ों से परेशान नहीं होता, और पैनिक हुआ कि यार ये मैंने तो कभी किया नहीं, यार ये क्यों हो रहा है। फिर लोगों की नहीं, लोगों की आदत है। 100 बच्चे हैं तो 100 को तो मैं सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। हर आदमी इसी उम्मीद से आता है कि बाबा से पढ़ेंगे एडवांस कर लेंगे, 100 के नहीं कर सकते। अगर 100 के 100 एडवांस क्लियर हो गए तो फिर बाकी क्या करेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जितनी मेहनत करते हो उतनी मेहनत करो। आप अपना काम करो, अपने होमवर्क के प्रति ईमानदार रहो, अपने माता पिता के ईमानदार रहो, है ना। तो लाइक दे धरे को धन, मतलब अगर आप शरीर है तो परेशानी आएंगी यार, जेन्यून है, मनुष्य शरीर है, परेशानी आएंगी। अब आपको देखना है आप ज्ञानी की तरह समझदार बन के काम करते हैं या मूर्ख की तरह काम करते हैं, वो आपकी इच्छा है। बैकलॉग हो गया, रोते रहिए, काम करिए, आगे बढ़िए, क्या कर सकता हूँ वो उस पर काम कीजिए, ठीक है। लव यू ऑल। आई होप आपको मेरी बात 1% भी अगर दिमाग पर हिट करी होगी तो आप समझेंगे चीज़ों को और आगे बढ़ेंगे लाइफ में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, होमवर्क करें। लिखने को केवल 3 पेज है, बाकी सब होमवर्क, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। बाकी 4 लोग की इज्जत करते रहें, माता पिता गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। बाय बाय बेटा, बाय बाय, गुड नाइट।